ठीक है। चलो अब हम जो है अपना ज्योग्राफी का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी में वी हैव टोटल 12 चैप्टर्स, ठीक है। सो वी हैव 12 चैप्टर्स और हमने हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया था विथ 3 सेक्शंस, ठीक है। हिस्ट्री में वी हैड सेक्शन 1, S1, देन वी हैड S2 एंड देन वी हैड S3, ठीक है। सो हम मैंने इसकी जो है वो चैप्टर्स की इतनी ज़्यादा डिवीजन नहीं की थी। मैंने सेक्शन 1, 2 और 3 बनाया था। तो हिस्ट्री की आपको 3 स्लाइड्स जब हम करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगी। स्लाइड्स थोड़ी ज़्यादा हैं लेकिन आपको वही करनी होंगी। और फिर ज्योग्राफी में वी हैव 12 चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स की अलग अलग स्लाइड्स हैं। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ वेरी इजी, बेसिक बेसिक सा सब चैप्टर है ये, नेचुरल टोपोग्राफी। बट ये टोपोग्राफी दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान टोपोग्राफी। माफिया, आपको कोई सवाल है? जी सॉरी अबाउट हिस्ट्री, मुझे पूछना था कि हिस्ट्री में हम पॉलिटिक्स भी कवर करेंगे ना? हाँ बिल्कुल कवर करेंगे, वो सेक्शन 3 का एक मेजर ऑलराइट, पार्ट है। ओके। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू, बस यही था। ऑलराइट, परफेक्ट, ठीक है। सो नेचुरल टोपोग्राफी है। नेचुरल टोपोग्राफी में हमारे पास कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन के लैंड ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें बहुत वेरिएशंस हैं। टोपोग्राफी का भी मैं मतलब भी समझाती हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान का एक्चुअल लैंड है वो, अगर टोटल एरिया, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस, ये वैल्यू सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, दैट इट इज बेस्ड ऑन 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर्स। और नॉर्थ टू साउथ यानी 1600 किलोमीटर्स पे स्ट्रेच्ड है, और ईस्ट टू वेस्ट 885 किलोमीटर्स पे स्ट्रेच्ड है, और टोटल ये एरिया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो लैंड है उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो जो लैंड फीचर्स होते हैं उसको हम बेसिकली टोपोग्राफी कहते हैं। तो जो हम टोपोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं ये वो नेचुरल फीचर्स हैं जो पाकिस्तान के लैंड में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें आपके पास माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए, प्लेटूज हो गए, रिवर्स हो गए, सी हो गया, ठीक है, तो डेजर्ट्स हो गए। तो ये वो नेचुरल फीचर्स हैं जो इस लैंड में, लैंड ऑफ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। डू अंडरस्टैंड दिस? यस। परफेक्ट। इशाद, आप भी मुझे प्लीज साथ साथ बताती रहना ताकि मुझे पता। सो अब टोपोग्राफी का मतलब समझ आया। टोपोग्राफी बेसिकली मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल फीचर्स ऑफ अ लैंड। सही है। एंड व्हाट आर दोज नेचुरल फीचर्स? दोज नेचुरल फीचर्स आर माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, प्लेटूज, सॉल्ट रेंजेस। सो वील बी लुकिंग इनटू ऑल ऑफ दिस। सही है। अच्छा, सो लैंड ऑफ पाकिस्तान के कुछ नेबर्स हैं। हमारे नेबर में सबसे पहले, सबसे बड़ा नेबर जो है वो इंडिया है। सो लेट मी मेक अ वो नॉर्थ कंपस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि टूवर्ड योर नॉर्थ आपके पास कौन सा नेबरिंग कंट्री है, जो कि चाइना है ऊपर। ईस्ट साइड पे यू हैव इंडिया। वेस्ट साइड पे यू हैव टू नेबरिंग कंट्रीज, अफगानिस्तान एंड ईरान। और साउथ साइड पे यू हैव अ सी। ठीक है। सो ये कंपस, आप, आई होप कि कंपस आप लोगों को आता होगा। सो इफ यू मेक अ कंपस, नॉर्थ साइड पे, मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया, बट नॉर्थ साइड पे यू हैव चाइना, ईस्ट साइड पे यू हैव इंडिया, वेस्ट साइड पे यू डोंट हैव अ लैंड बट यू हैव अ सी, वेस्ट साइड पे यू हैव टू नेबरिंग कंट्रीज, अफगानिस्तान एंड ईरान। ठीक है। देन देर इज अ हाईवे विच इज नोन एज कराकरम हाईवे। सो कराकरम इज अ हाईवे एंड कराकरम्स आर माउंटेन्स एज वेल। ठीक है। दो चीजें हैं कराकरम के नाम पे। सो दिस इज अ हाईवे विच इज कनेक्टिंग पाकिस्तान विद चाइना। सो यहाँ पर एक हाईवे कंस्ट्रक्शन है कराकरम की, दैट्स अ नेचुरल कंस्ट्रक्शन बाय द वे। वो आपको पाकिस्तान और चाइना का एक्सेस दे रही है। देन वी हैव द जिना टर्मिनल। सो बेसिकली इसमें वी आर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कि हाउ पाकिस्तान इज एंजॉइंग अ सेंट्रल पोजिशन इन द ग्लोब। ठीक है। पाकिस्तान ऐसे बीच में बैठा हुआ है कि वो एक तो बहुत मेजर कंट्रीज से भी नेबर बना रहा है, नीचे उसके पास सी है। सी की इंपॉर्टेंस हम आगे बहुत बाद के चैप्टर में ट्रेडिंग में पढ़ेंगे कि सी क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज चाइना, अगर आप लोगों को नहीं पता तो चाइना इज अ लैंड लॉक कंट्री। चाइना के पास कोई सी नहीं है। और सी एक इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है जिससे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रही होती है। सो वी हैव अ पोर्ट इन पाकिस्तान
क्योंकि हम सी से कनेक्टेड हैं। और अगर आपको सी पैक का पता होगा, जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में है, उससे चाइना की ट्रेडिंग को बहुत बेनिफिट होता है, बिकॉज सी पैक के जरिए उनको हमारे पोर्ट से, हमारे सी से एक्सेस मिलता है। तो दिस इज बेसिकली हाउ पाकिस्तान इज एंजॉइंग अ सेंट्रल पोजीशन, कि उसके पास एक कराकोरम हाईवे है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करे, एंड दिस इज अ नेचुरल हाईवे, ये कोई कंस्ट्रक्टेड हाईवे नहीं है। फिर जिना टर्मिनल जो है वो एक ऐसी सेंट्रल पोजीशन है पाकिस्तान की ग्लोब में, जिसकी वजह से जिना टर्मिनल जो है वो पाकिस्तान को कनेक्ट करता है ईस्टर्न साइड से और वेस्टर्न साइड से। सो अगर पाकिस्तान ने अपने आप को इतना डेवलप नहीं किया हुआ, मैं आप लोगों को ये फीचर्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि हाईली एनालिटिकल होंगे, ठीक है। और ये जो मैं बातें अभी बोल रही हूँ, यू नीड टू नोट इट डाउन, क्योंकि हर चीज़, ये जो अब एनालिसिस की चीज़ें ऑब्वियसली वो तो मैं रन टाइम पे बोल रही हूँ ना, तो वो स्लाइड्स में तो नहीं आ सकती। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी एनालिसिस वाले क्वेश्चंस में, जब आप लोग ऑब्वियसली पास पेपर्स करोगे, बहुत आगे की बात है, जब नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चंस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड के एनालिटिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं। सो इसमें यू नीड टू पुट इन योर इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, जो मैं अभी इस वक्त बोल रही हूँ, ठीक है। तो साइड में अपने नोट्स भी बनाओ कि पाकिस्तान अभी फिलहाल एक बीच की जगह पे बैठा हुआ है, अगर चाहे तो अपने आप को बहुत डेवलप कर सकता है, और डेवलप करके, क्योंकि बीच में तो ईस्टर्न वर्ल्ड से भी बहुत इजीली कनेक्ट हो सकता है और वेस्टर्न वर्ल्ड से भी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स हैं वो बहुत लार्ज एक्सेस पर नहीं है, पर हो सकती हैं अगर डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन पाकिस्तान अभी इतना केटर नहीं कर सकता, पाकिस्तान की हार्डली फ्लाइट जो है वो चंद कंट्रीज में चलती हैं। ईस्टर्न साइड पर सिर्फ एक फ्लाइट जाती है, विच इज़ डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान टू मलेशिया, सिर्फ एक फ्लाइट है। पर अब जैसे बीच में है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी को पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उसके लिए उस बंदे को पाकिस्तान से ऑल द वे ट्रैवल करना होता है टुवर्ड्स द वेस्ट साइड, दुबई। आई नो कि वो मिडिल ईस्ट है, बट मैं कंपस के थ्रू बता रही हूँ कि उसको पहले वेस्ट दुबई जाना होगा, और फिर दुबई से वो ऑल द वे पाकिस्तान के ऊपर से वापस ट्रैवल करते हुए नीचे ऑस्ट्रेलिया जाएगा। सो दिस डज नॉट मेक सेंस ना, मतलब अगर पाकिस्तान अपने आप को इतना डेवलप कर ले, तो किसी को उल्टा सफर नहीं करना पड़ेगा दुबई कनेक्टिंग फ्लाइट से देन ऑस्ट्रेलिया। दिस डज नॉट मेक सेंस। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के वो एस्पेक्ट्स हैं कि जो अभी डेवलप नहीं हुए हुए। दिस इज एग्जैक्टली वाई पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री। जी वाफिया। Miss, you mentioned something called the Jinnah terminal. उसकी position किस तरफ होगी? I can't really visualize it. तो जिना टर्मिनल इज बेसिकली, इट्स द एयरपोर्ट ऑफ कराची, ठीक है, सो इट्स इन कराची, जिना टर्मिनल। Ah, okay. ठीक है। अच्छा, अब एक सही मैंने सही आपको सही. ईस्टर्न साइड बता दी, अब पाकिस्तान की जो यूजुअल फ्लाइट्स हैं वो कहाँ हैं, यूएई, सऊदी अरब, देन मे बी बहरीन में भी कुछ जाती हैं, और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करता है। और एक फ्लाइट अब पाकिस्तान की जाती है फ्रॉम इस्लामाबाद टू यूके, सिर्फ एक फ्लाइट। एंड देन एक फ्लाइट जाती है टू कनाडा, बस दैट्स इट। पूरे वीक में पाकिस्तान से सिर्फ एक फ्लाइट जाती है टू यूके एंड टू कनाडा। अमेरिका से भी यू नीड टू टेक अ कनेक्टिंग फ्लाइट। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अब आपको ये चीजें यू नीड टू राइट इट डाउन। ऑन द अदर हैंड, इंडिया जो कि हमारा इमीडिएट नेबरिंग कंट्री है, वो डायरेक्ट फ्लाइट्स भेजता है फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका, टू यूके, टू कनाडा। और ये एक हफ्ते में एक बार नहीं, ऑल द डेज, यानी 7 डेज राउंड अ वीक इंडिया फ्लाइट्स भेजता है। सो ये वो एस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान के जो कि डेवलप किए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को इतना डेवलप नहीं करता, जबकि उसकी नेबरिंग कंट्रीज अपने आप को, जो कि इक्वल सेम एयर में अपने आप को जिन्होंने इंडिपेंडेंट किया है, वो हमसे कैसे आगे निकल गया। सो डू यू अंडरस्टैंड कि जिना टर्मिनल एक ऐसी पोजीशन पर है जो कि बहुत इजीली वेस्ट को कनेक्ट कर सकता है, बहुत इजीली ईस्ट को कनेक्ट कर सकता है, बट अपना फुल पोटेंशियल नहीं यूटिलाइज कर रहा। देन कराची की इसलिए इतनी सिग्निफिकेंस है बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू अ सी। और सी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां से जो है पोर्ट्स होते हैं वहां पर, उन पोर्ट से जो है वो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। सो वाई आर पोर्ट्स इंपॉर्टेंट, दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ट्रेड, ठीक है, इसलिए इनकी इतनी सिग्निफिकेंस होती है। देन इनफ्लो ऑफ चाइनीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टू पाकिस्तान थ्रू बॉर्डर, तो ये बात मैं आपको सी पैक के लिए ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि चाइना हमसे फायदा उठा रहा है, बट हम अपने आप से फायदा नहीं उठा रहे। चाइना कैसे फायदा उठा रहा है, सी पैक बनाया, सी पैक से कराची कराची पोर्ट को एंजॉय करते हैं, अपना पूरा पूरे वर्ल्ड में अपना एक्सपोर्ट कैरी आउट करवाते हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस, द लैंड ऑफ पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस समझ आ रही है।
जी। व्हाट अबाउट यू विशाल, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। जी समझ आ रही है। ये चीजें नोट डाउन करिए बिकॉज ऑल ऑफ दिस विल मेक सेंस व्हेन वी डू अ 6 मार्क क्वेश्चन जो कि एनालिसिस का होता है, ठीक है। सो हम्म। प्लीज इन सब चीजों को ना बहुत इसेंशियली अपने पास लिखो, ठीक है। मैंने इन सारे पॉइंट्स को फर्दर एक्सप्लेन किया है तो आप लोगों के पास अच्छे रेफरेंसेस होंगे अब। ओके, सही। ठीक है। सो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टोपोग्राफी क्या होता है। टोपोग्राफी इज बेसिकली इट्स द स्टडी ऑफ ऑल द नेचुरल फीचर्स दैट एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर लैंड। अच्छा, अब टोपोग्राफी अगर उसमें वर्ड नेचुरल नहीं है, सो दैट मीन्स कि अगर हम नेचुरल टोपोग्राफी की अगर बात करेंगे तो वो फीचर्स जो कि ऑलरेडी नेचर की वजह से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द माउंटेन्स, राइट। लेकिन आर्टिफिशियल फीचर्स वो होते हैं जो हम खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोपोग्राफी अगर हम पढ़ रहे हैं तो टोपोग्राफी मीन्स के वी आर टॉकिंग अबाउट both. We are talking about the natural features as well, and we are talking about the artificial features as well of a land. But since हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम ज्योग्राफी में नेचुरल टोपोग्राफी पे फोकस करेंगे, ठीक है। बट टोपोग्राफी अगर आपसे कोई पूछे और इसमें उसने नेचुरल का वर्ड नहीं अटैच किया, सो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द फीचर्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, बोथ ऑफ देम, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? यस। अच्छा, अब बेसिकली हमने क्या पढ़ना, हमने पढ़ने हैं नेशनल टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में वी नीड टू स्टडी नॉर्दर्न माउंटेन्स, नंबर 1। We need to study the mountains जो कि नॉर्थर्न साइड पर हैं। देन वी ऑल्सो नीड टू स्टडी नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, यानी जो नॉर्थ साइड पे हैं एंड वेस्ट वेस्ट साइड पर हैं, ठीक है। सो नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न विल लाई समवेयर हेयर, नॉर्थ वाले कहीं यहाँ होंगे। हमें इन दो माउंटेन्स को पढ़ने हैं। फिर हमें वेस्टर्न माउंटेन्स पढ़ने हैं, फिर बलोचिस्तान प्लेटू है, फिर पोटवार प्लेटू एंड सॉल्ट रेंज है, फिर इंडस प्लेन है, एंड देन डेजर्ट एरियाज है। तो ये सब, ये बेसिकली ओवरव्यू है कि हम नेशनल टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं। वी नीड टू कवर ऑल ऑफ देम, सबके फीचर्स हमें पता होने चाहिए। जी वाफिया। This are salt ranges supposed to be the salt mines? यस। Okay. हम्म। सो ये इनकी आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए। अभी हम मैप में पूरा पूरा देखेंगे, लोकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिविंग कंडीशंस, सब कुछ, ठीक है। तो वो हम सब सारी चीज़ें बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स से। नॉर्दर्न माउंटेन्स में आपके पास आते हैं 3 माउंटेन्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। नंबर 1 इज हिमालयाज, पहले वाले माउंटेन्स आर हिमालयाज। नंबर 2, नॉर्दर्न माउंटेन्स में यू नीड टू रिमेंबर हिंदू कश। एंड नंबर 3 कराकरम, ठीक है। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट नेम्स। लोकेशन इनकी ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है, बट यू नीड टू नो द लोकेशंस एज वेल बिकॉज यू सपोज टू मार्क देम। आपसे वो लेबल करवाते हैं, दे गिव यू अ एम्प्टी मैप एंड देन दे आस्क यू टू लेबल देम, ठीक है। सो नॉर्दर्न माउंटेन्स में वी हैव 3 माउंटेन्स, हिमालयाज, हिंदू कुश एंड काराकोरम। इफ यू कैन रिमेंबर वाई आर दिस, के कौन सा नॉर्थ पर है, कौन सा नॉर्थ वेस्ट पर है, कौन सा ईस्ट वेस्ट पर है, कर लो। पर आपको एक्चुअल पे मैप में उसको लोकेट करना आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़े से नजर आ रहे हैं आई थिंक। जस्ट अ मिनट, हमें पास एक डायग्राम है जिसमें हमने इसको लेबल भी किया है, और अगर नहीं है तो मैं आपको अलग से भी सेंड कर देती हूँ। आई थिंक मुझे मिल नहीं रही वो वाली। ऑल राइट, ठीक है। ये वाली तो एक डायग्राम है जिसको इसेंशली अभी हम देख लेते हैं बिकॉज ये आपकी बुक से ही ली हुई डायग्राम है, ठीक है। इस पे मैं आप लोगों को मार्क करके दिखाती हूँ। सो डू यू सी, ये वाला साइड जहाँ पे ये आपको नॉर्दर्न माउंटेन्स दिख रहे हैं, इन साइट पर यू नीड टू मार्क हिंदू कश, कराकरम एंड हिमालयाज, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन्स एटलीस्ट ये वाली साइट लोकेट कर लो बिकॉज ये डायग्राम एज इट इज आती है। इसमें वो कुछ चीज़ें छुपा देते हैं, कुछ चीज़ें मार्क कर देते हैं, और वहाँ पे वो आपसे डैश लगा के पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न तो आसान सी हो गई ना, कि नॉर्थ वेस्टर्न तो बिल्कुल, एक तो नॉर्थ यानी टॉप एंड वेस्ट यानी थोड़ा सा साइड पर। तो नॉर्थर्न वेस्टर्न माउंटेन्स तो यहाँ हो गए, लेकिन जो एग्जैक्ट नॉर्थ पोजीशन है वो आपकी ये है नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है। सो यू नीड टू लेबल इट एज नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब इसमें हमारे पास 3 माउंटेन्स हैं। एक मुझे डायग्राम अभी बीच में नजर आई थी जिसमें एक मार्किंग हुई हुई थी, एक मिनट। ओके,
ये देखो, वैसे अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें तो वर्ल्ड के मैप पे आप इजीली देख सकती हो कि हिंदू कुश एक वाइड रेंज पर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। हिंदू कुश एक वाइड रेंज पर एग्जिस्ट करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये माउंटेन सिर्फ पाकिस्तान में, हिंदू कुश काराकोरम हिमालयस एक वाइड एरिया कवर करते हैं। और वो एरिया वो नेपाल से स्टार्ट होकर अफगानिस्तान पर एंड होता है। सो यू जस्ट नॉट क्लेम कि ये माउंटेन सिर्फ हमारे नहीं, इनका कुछ कुछ पार्ट हमारे पास है। ठीक है। सो अब आपने इनकी लोकेशन देखो कि हिमालयाज आर टूवर्ड्स एक साइड, काराकोरम बीच में कहीं आते हैं, देन हिंदू कुश। तो इसका या तो कोई निमोनिक बना लो, एच के एच, अच्छा नहीं, दोनों एच के एच ही हो जाएंगे। सो क्या हम इसका निमोनिक बना सकते हैं? um, हिंदू करा हिमा कुछ करके, मतलब कुछ इस तरीके से अपने आप को याद करने की कोशिश करो कि पहले वी हैव हिंदू कुश, उसके बाद बीच में वी हैव कराकरम एंड देन वी हैव हिमालयाज। और अगर आपसे ये अब कोई एक्चुअल मैप, यानी वो जो मैंने आपको अभी दिखाया था, उस पर आपसे कोई लेबल करवाता है, तो आई डोंट थिंक वैसे को इतने आपको 3 ब्लैंक्स आपको बना कर देंगे, क्योंकि जगह इतनी छोटी सी है। बट वो आपको इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे ये आपको नॉर्दर्न माउंटेन छुपा दें और कहें कि यहाँ बताओ यहाँ पे क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है। सो अब अगर आपसे और पर्टिकुलर होके वो पूछें कि कराकरम कहाँ है, तो कराकरम आप बीच में कहीं मेंशन करोगी, ठीक है। एट दिस पॉइंट यू नीड टू मेंशन कराकरम। कराकरम के बाद यू नीड टू शो हिमालयाज। फिर हिमालयाज, यहाँ पे हिमालयाज हैं इस साइड पे। हिमालयाज जो है वो टूवर्ड्स इंडियन साइड हैं, ठीक है। सो ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे हिमालयाज हैं, और हिंदू कुश जो है वो टूवर्ड्स अफगानिस्तान साइड है। तो यहाँ पे आप एच के मार्क कर सकती हो कि हिंदू कुश थोड़ा सा दूसरी साइड पर है, अफगानिस्तान वाली साइड पर है। तो हिंदू कुश है, फिर काराकोरम है, और फिर हिमालयाज है। डू अंडरस्टैंड दिस? दोनों लेबलिंग समझ आई? नॉर्दर्न माउंटेन्स की अलग से, और हाँ। हिंदू कुश, काराकोरम और हिमालयस। ईशान, आपको समझ आया? हम्म। हम्म। पिक्चर डायग्राम्स स्क्रीनशॉट्स ले लेना वहाँ पर जहाँ मैं एनोटेट करूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, ना मूविंग बैक जहाँ पर हम थे। ओके। अच्छा जी, तो हमारे पास 3 माउंटेन रेंजेस हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स में। अब आ जाओ कराकरम। कराकरम जो है वो थोड़ा बीच वाले पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं। कराकरम का एक्चुअल, यानी ये जो वर्ड कराकरम है, इसका मतलब होता है ब्लैक ग्रेवल। ठीक है। इसका अब आपसे अगर कोई नोट लिखने को बोलेगा, तो यू नीड टू नो ऑल ऑफ दिस ना, तभी तो आप लोग एक नोट बना के उसकी कंस्ट्रक्शन करोगे। अब वो आपसे मतलब कोई इसमें से एमसीक्यूज तो है नहीं, या फिल इन दी ब्लैंक्स तो है नहीं। तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, आप लोगों को इसका नोट लिखना होगा, ठीक है। अब कराकरम क्या है? इट मीन्स ब्लैक ग्रेवल। क्यों ब्लैक ग्रेवल कहते हैं? बिकॉज इसमें बहुत सारे रॉक्स हैं, बहुत सारी आइस है। वैलीज इसकी डीप है, नैरो हैं, जैसे माउंटेन्स होते हैं। ऑब्वियसली माउंटेन्स आर सपोज टू बी शार्प, राइट। तो उनकी शार्प पीक्स हैं, डीप नैरो वैलीज हैं। रगेड लैंडस्केप है। K2 की एक चोटी यहाँ पे लोकेट है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये माउंटेन्स का कुछ कुछ पार्ट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, तो K2 वाला पार्ट यहाँ एग्जिस्ट करता है। फिर प्रेसिपिटेशन इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो यहाँ रेनफॉल कम होती है, पर स्नोफॉल ज़्यादा होती है। और इसी वजह से स्नोफॉल, यानी जो स्नो है, वो पीक्स को बहुत अच्छे से कवर करके रखती है। एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई इट्स रिटन कि मास ऑफ रॉक एंड आइस। तो आइस क्यों? क्योंकि वहाँ स्नोफॉल बहुत होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, और ये डेंसिटी लिखा हुआ है, दिस इज डेंसिटी। तो लोग ऑब्वियसली यहाँ इतना नहीं रह सकते। लोग ऐसे इन्वायरमेंट में, इतने हार्श इन्वायरमेंट में रहना नहीं पसंद करते जहाँ हर वक्त स्नोफॉल हो रही हो, या वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती, और जॉब्स ना हो, या इतनी एडवर्स कंडीशंस हो, और वहाँ पे उसको आपने कंड्यूसिव बनाने के लिए कुछ ना किया हो, तो ऑब्वियसली वहाँ लोग जो हैं वो इतने नहीं रहते। नोमैडिक लाइफस्टाइल इस प्रैक्टिस है। नोमैडिक का मतलब ये होता है कि वो लोग, ये यूजुअली फार्मर्स प्रैक्टिस करते हैं कि ये लोग इन सर्च ऑफ फूड जो है, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो वो अपने साथ जो है वो फिर अपने जो भी उनके जानवर वगैरह होते हैं, उनको भी वो साथ में मूव करवाता है। तो वो नोमैडिक लाइफस्टाइल यहाँ पे प्रैक्टिस होता है। एक्चुअल रेजिडेंट्स, नेटिव्स बहुत कम होते हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या मिलता क्या है? इनकी मेन प्रोडक्ट्स हैं एप्पल्स, बार्लेज एंड मिलेट। ये आपको याद होना चाहिए। अब समटाइम्स ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज आप लोगों ने एक माउंटेन नहीं याद रखना, बहुत सारे माउंटेन्स याद रखने हैं। तो अब एप्पल्स, बार्ले, मिलेट, ये आपको इसका अनफॉर्चुनेटली रट्टा लगाना पड़ेगा कि कराकरम में कौन सी मेन प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि एप्पल्स तो और जगह भी मिलते हैं, बार्ले और जगह भी मिलता है, मिलेट और जगह भी मिलता है, बट ये कराकरम की मेन प्रोडक्ट्स हैं।
फिर कैटल ब्रीडिंग यहाँ प्रैक्टिस होती है। तो एटलीस्ट अगर आप कराकरम का मतलब, कराकरम की आप ये बता दो कि यहाँ लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये बता दो कि रगेड लैंडस्केप है, ये बता दो कि रॉक एंड आइस है, स्नोफॉल होती है, नोमैडिक लाइफस्टाइल है, दैट विल बी इट। यानी इतना पूरा कहानियां न्यूज़पेपर नहीं बनाना, लेकिन एटलीस्ट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता हो ना, कि पॉपुलेशन एटलीस्ट वहाँ कम है, लोग नहीं रहते, क्यों नहीं रहते, रगेड लैंडस्केप है, स्नोफॉल है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है। देन हिमालयाज, हिमालयाज जो है वो आपकी थोड़ी इंडियन साइड पर है, ठीक है। सो पाकिस्तान इंडिया वाली साइड जहाँ बनती है वहाँ पर आपके हिमालयाज हैं। सो दे रन ईस्ट टू वेस्ट। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस बिकॉज अब आप लोगों को लोकेशन मैंने बता दिया, सो इतना ईस्ट टू वेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन सिमिलर इनकी भी ट्रेट्स हैं, दैट दे आर स्नो कैप्ड, दे हैव स्टीप पीक्स, ह्यूज ग्लेशियर्स। वही बात जो हमने काराकोरम के लिए डिस्कवर की थी या डिस्कस की थी, देन उसमें डीप एरोजन है, नेचुरल वेजिटेशन है लेकिन नहीं भी है, क्योंकि जहाँ पे स्नो होती है तो वहाँ पर वेजिटेशन जो है वो थोड़ी कम ही होती है। नेचुरल जो है वो है, आप खुद से जो है वो जाके प्लांट नहीं कर सकते। देन इसकी हाईएस्ट पीक नांगा पर्वत है। हाइट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हिमालयाज की आप नांगा पर्वत याद कर लो, कराकोरम की केटू याद कर लो, बिकॉज ये पीक्स हैं जो थोड़ी नोन पीक्स हैं और ये पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ओके, फिर आ जाओ नेक्स्ट, हिंदू कश जो कि अफगानिस्तान वाली साइड पे। सो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि आपने इसको कैसे लोकेट करना है, अफगानिस्तान चाइना वाली साइड पर है। माउंटेन्स लाइक ट्रेजमीर, इसमें भी कोई ये इतनी कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं है कि आप इसको याद करो, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। बाकी वही बात है कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में आपको एक कॉमनैलिटी मिल रही है, दैट दे आर वेरी हाई, दे हैव स्नो कैप पीक्स, they have glaciers, they have low population density, they have rugged landscapes. Karakoram के लिए you need to remember K2, and हिमालयाज के लिए you need to remember नागा पर्वत। ये पीक्स के हैं यहाँ पे जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। वरना कॉमन बातें याद कर लो। फिर इनकी आपसे पूछी जाती है इंपॉर्टेंस कि नॉर्दर्न माउंटेन्स की ओवरऑल क्या इंपॉर्टेंस है। सो दिस इज अ वेरी मेन पॉइंट कि इनकी स्नो कैप पीक्स हैं। अब ये स्नो कैप, हाउ इज दिस सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान? दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज समर्स में ये मेल्ट होती हैं। जब समर्स में मेल्ट होती हैं तो दे मेक ऑल द वे टू रिवर इंडस। रिवर इंडस की अभी हम टोपोग्राफी स्टडी करेंगे पूरा, हमने इनके सीज और लोकेशंस और सब कुछ हमें याद करना है, पूरे पाथवेज। आई नो इट्स स्लाइटली बोरिंग, पर थोड़ा सा इंटरेस्ट से सुनो तो समझ आएगा कि स्नो कैप पीक्स कहाँ जाएंगे मेल्ट होके। ऑब्वियसली दे नीड टू ड्रेन इनटू अ रिवर, राइट। और वो रिवर इंडस ऑल द वे फ्रॉम नॉर्दर्न साइड वो फ्लो होते 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 वो कराची में जाके सी में ख़त्म हो जाता है, अरेबियन सी में। देन स्नो कैप पीक्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी मिस आउट ना करना। देन इट हैज़ हिस्टोरिकल पासेस, जो कि जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि पाकिस्तान चाइना का कराकोरम हाईवे है, जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है, इट वाज नॉट मेड बाय मेन। अफगानिस्तान से कुछ हिस्टोरिकल पासेस कनेक्ट करते हैं, फिर नेचुरल बॉर्डर्स हैं टू चाइना, और वो जो नेचुरल बॉर्डर है उसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान का बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा है। फिर वैल्यूबल मिनरल्स मिलते हैं, टिम्बर फ्रूट्स मिलते हैं, रॉ मटेरियल। ये कोई इतनी इतनी सिग्निफिकेंट बात इसलिए नहीं है कि बस आप रॉ मटेरियल को क्या ही एक्सप्लेन करेंगे कि वो सेवरल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देते, तो लिखो ना लिखो, इतनी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि ये आपने लिखनी ही है हर हाल में। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना नॉर्दर्न माउंटेन्स की, वो मैं मार्क कर रही हूँ। तो एटलीस्ट वो बातें आपको ऑन योर फिंगर टिप्स याद होनी चाहिए कि नॉर्दर्न माउंटेन्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि माउंटेन पीक्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पाकिस्तान अगेंस्ट द कोल्ड विंड्स। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी नॉर्दर्न साइड पे हमारे ऊपर पीक्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं एग्जिस्ट करती और स्नो कैप्ड है, तो वो बेसिकली करती क्या है कि वहीं पे सारा कोल्ड को अपने पास स्टॉप करके पाकिस्तान पे एडवर्स इफेक्ट नहीं आने देती कोल्ड विंड्स का। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें उनसे थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी हो जाती है। और फिर ऑब्वियसली ये पॉइंट तो बहुत ज़्यादा क्रूशल है, आप लोग ये बात इतनी जगह सुनोगे मुझसे, सीनिक ब्यूटी वाली। ऑलमोस्ट हर टोपोग्राफी पे मैं आप लोगों को ये पॉइंट बता रही होंगी। सो सीनिक ब्यूटी है जिसकी वजह से टूरिज्म प्रमोट होती है। सो ये टूरिज्म, सीनिक ब्यूटी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेस्ड अपॉन वो वाला क्वेश्चन जिसको मैं आप लोगों को अभी से बता रही हूँ कि एक 6 मार्क का क्वेश्चन होता है जिसमें हमें बहुत एनालिसिस करना होता है, वो प्रैक्टिस से आता है। तो ये सब चीज़ें जो मैं जिन पे एटलीस्ट मार्किंग करवा रही हूँ ना, वो तो आप अपने पास कहीं नोट कर लो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी उस क्वेश्चन को आंसर करने में। ठीक है, डू अंडरस्टैंड? कोई अभी तक मुश्किल?
नहीं नहीं। ठीक है। सो जब अब मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ उस 6 मार्क वाले क्वेश्चन का। देखो, अगर 6 मार्क वाला क्वेश्चन है ना, तो उसमें हमने करना होता है किसी, कोई हमें फॉर एग्जाम्पल वो नॉर्दर्न माउंटेन्स के ऊपर कोई बात करते हैं, ठीक है, कोई वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको देते हैं, एंड देन यू नीड टू डेवलप योर आंसर स्क्रिप्ट। अब उस आंसर स्क्रिप्ट में वो 6 मार्क का होता है, तो 3 मार्क्स आप उसके फेवर में बात करते हो और 3 मार्क्स आप उसके अगेंस्ट में बात करते हो। ठीक है, तो यूजुअली ये पैटर्न होता है उसका। कभी कभी उसमें स्लाइट एक्सेप्शंस भी होती हैं, आई लेट यू नो जब हम वो करेंगे कि एक्सेप्शंस कहाँ आएंगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में कोई बात की जा रही है कि नॉर्दर्न माउंटेन्स को डेवलप करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, ये कॉन्टेक्स्ट है कि नॉर्दर्न माउंटेन्स को डेवलप करना चाहिए। सो आप उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से आंसर करोगे वो ऑब्वियसली हम करेंगे भी। मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि वहां पे आप पहले बेनिफिट्स बताओगे नॉर्दर्न माउंटेन्स के, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए, कि अगर हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स को अच्छे से डेवलप किया तो वहाँ पे जो है सीनिक ब्यूटी और इंक्रीज हो जाएगी, वहाँ टूरिज्म इंक्रीज हो जाएगा, और हर बात को आपने करेक्ट करना है पाकिस्तान के फायदे से। टूरिज्म इंक्रीज होगी तो पाकिस्तान का अच्छा इमेज बिल्ड होगा ग्लोबल वर्ल्ड में, अच्छा इमेज बिल्ड होगा, साथ में जो है वो पाकिस्तान की एक अर्निंग होगी, राइट। तो ये दो वो बातें हैं जो पाकिस्तान को फायदा दे रही हैं। पाकिस्तान का इंटरनेशनल वर्ल्ड में अच्छा इमेज, अच्छी रेप्यूट बनी, दूसरा पाकिस्तान ने अर्न किया। तो ये बातें, अब सीनिक ब्यूटी थी, टूरिज्म थी, आपको मैंने इसके 2 पॉइंट्स और बता दिए कि ये चीजें होंगी तो पाकिस्तान की रेप्यूट इंक्रीज हो गई, पाकिस्तान को पैसे भी मिल गए। तो ये आपने ओवरऑल पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अच्छा काम किया। दूसरा, और क्या वहां पे था कि वहां पे जो है वो आपने नेशनल बॉर्डर दिया हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, चाइना को आपने कनेक्शन दिया हुआ है। उससे क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान और चाइना का एक तो रिलेशन बहुत अच्छा मेंटेन हुआ हुआ है, और कभी भी अगर पाकिस्तान किसी मुश्किल में होगा तो ऑब्वियसली चाइना जो है वो उसको सपोर्ट करेगा। अदर देन दैट उस ट्रेड से पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली चाइना हैज टू पे टू पाकिस्तान एज वेल। तो हर चीज इस तरीके से आपने लिंक करनी होगी। फिर उसके बाद अब आ जाओ उसका दूसरा एस्पेक्ट उस क्वेश्चन का, क्या है, पहले तो हमने फायदे बता दिए, फिर हम उसके प्रॉब्लम्स बताते हैं कि अगर हमने डेवलप किया तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी। अब ये प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों कम है? क्योंकि वहाँ रगेड लैंडस्केप है। और क्यों कम है? क्योंकि वहाँ स्नोफॉल बहुत होती है, वहाँ पे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है, लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। तो द इकोनॉमी हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन ट्रेडिशनल लाइन, सो देयर इज लेस इकोनॉमिक ग्रोथ। जो अभी मैंने आपको सारी बातें बताई वो इस वजह से है ना, कि अब वहाँ पे लोग नहीं रहना चाहते, वहाँ का लैंडस्केप अच्छा नहीं है, वहाँ पे एडवर्स लिविंग कंडीशंस हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया जाता, इस वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। ठीक है, तो हर चीज़ हम ऐसे गोल 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 करके कनेक्ट करते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर घर नहीं है जिस तरीके का एक घर होना चाहिए, या उस घर में हीटर नहीं है, या प्रॉपर हीटिंग सिस्टम नहीं है, या प्रॉपर पानी नहीं है। जी वाफिया। Miss first line में लिखा हुआ है the economy has been developed on traditional lines. What do you हाँ, mean by traditional lines? अब ट्रेडिशनल लाइंस का मतलब ये हो गया कि अब हमने डिस्कस किया था कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्या मेन प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल है, बार्ले है, मिलेट है, राइट। ट्रेडिशनल लाइंस ये होंगी कि वहाँ पे बाकायदा लोगों को जाके फार्मिंग करनी पड़ेगी, बाकायदा वहाँ रहना पड़ेगा, और उनको खुद मैनुअली उस सबको ट्रांसपोर्ट करना होगा। जबकि एक डेवलप कंट्री में इस तरीके से नहीं होता, वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं। अब वो अगर हमारी ट्रांसपोर्ट भी करनी होगी वहाँ से, कि अगर एप्पल वहाँ बन रहा है या बार्ले बन रहा है या मिलेट बन रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट भी हम किस पे करेंगे? डोंकी कार्ट के ऊपर। तो डोंकी कार्ट आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस नहीं करेगा? कितना करेगा? आपका कितना टाइम कंज्यूम होगा उसमें। लेकिन अगर हाँ वहाँ पर हमारे पास प्रॉपर रोड्स होती, वही बात ना कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ रोड्स ही नहीं है। तो इवन अगर जो नॉर्दर्न माउंटेन या नॉर्दर्न साइड पे जो लोग जाते हैं, दे हैव टू ट्रैवल ऑन म्यूल्स। वहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा सकती, एक पॉइंट के बाद ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी। तो आप म्यूल्स पर ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं उन चीज़ों को जिसको आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक तो आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई, ऊपर से प्रॉब्लम अलग, मतलब दिस इज़ नॉट अ क्यों डेवलप हुई है वरना कार्स, आप सोचो। वरना ये तो मैकेनिज्म ठीक था ना जो पहले होता था, कि हम वैसे ही घोड़ों के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते, हॉर्सेस के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते। कन्वीनियंस नहीं है, राइट। सो बहुत इनकन्वीनियंट सॉर्ट ऑफ कंडीशंस हैं वहाँ की, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो अभी तक ट्रेडिशनल लाइन्स के ऊपर है। डू अंडरस्टैंड? Mm-hmm. Yeah, okay. Thank you. ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या लिखोगे? रोड्स नहीं है। अब वही बात, रोड्स नहीं है तो सारा आप ट्रैवल कैसे कर रहे हो? आप ट्रैवल जो है म्यूल्स के ऊपर कर रहे हो, हॉर्सेस नहीं होते वो। वो बेसिकली वो मिक्सचर होता है, तो म्यूल आपने वर्ड यूज़ करना है, राइट द स्पेलिंग एज वेल। तो वहाँ पे अभी तक जो है वो एनिमल्स के जरिए
ट्रांसपोर्ट होता है। और फिर आप और इन्हेंस करने के लिए लिख सकते हो कि वहाँ पे एनिमल राइट्स, वहाँ ह्यूमन के राइट्स नहीं है तो एनिमल को वो लोग क्या राइट्स देंगे, तो इंटेंसिव अमाउंट का वहाँ पे एनिमल अब्यूज हो रहा होता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट दैट यू कैन मेंशन कि वहाँ मेरा लोग ही इतने एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो एनिमल्स भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, एंड दिस इज अ वायलेशन टू इंटरनेशनल रूल्स कि आपने एनिमल्स पे जो है वो इतना इतना लेबर वर्क डाला हुआ है, राइट। ड्यूरिंग विंटर्स पीपल वर्क इन कॉटेज। सो अब कॉटेज जो है वो बाकायदा एक इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि घर पे प्रैक्टिस की जाती हैं, यानी जो घरों से लोग चीज़ें बना रहे होते हैं, हैंडीक्राफ्ट वाला स्टफ जो होता है, जिसमें यू डोंट नीड अ प्रॉपर सेटअप, जो घर से हो सकती हैं चीज़ें हैंडीक्राफ्ट वाली यूजुअली। सो नॉर्दर्न माउंटेन्स में हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड है। तो वहाँ लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज का भी इतना मैं जिक्र इसलिए नहीं करना चाह रही बिकॉज इंडस्ट्रीज हमारा बाकायदा एक टॉपिक है। सो अगर इंडस्ट्रीज हमने एट दिस पॉइंट डिस्कस कर लिया ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सो जस्ट अभी के लिए थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो आपको इतना पे नहीं करती, जिसमें यू नीड टू डू द लेबर वर्क योर सेल्फ, और ऑब्वियसली पेमेंट का तो सबसे बड़ा इशू है। देन माइनिंग रिसोर्सेज हैव नॉट बीन एक्सप्लोर्ड येट। सो माइनिंग माइनिंग एक बाकायदा हमारा अलग चैप्टर है। सो माइनिंग में भी अभी मैं इन डेप्थ नहीं जा रही। फिर दे हैव, अच्छा नॉर्दर्न माउंटेन्स का एक बहुत अच्छा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि वो क्योंकि हाइट पर है ना, बहुत ऊंची हाइट पर होते हैं। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होते हैं ना, HEP, विल डू दिस एज वेल इन वाटर वाला चैप्टर। सो HEP हम तब बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बहुत अच्छा वहाँ पोटेंशियल है नॉर्दर्न माउंटेन्स में। वाई? बिकॉज वो बहुत हाइट पर है, और हाइट पे जो है ना वो HEP बहुत अच्छा जो है वो बन सकता है। पर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं है। और वही बात है कि वहाँ सब कुछ अभी तक इतना ट्रेडिशनल लाइंस पे हो रहा है, तो वहाँ पे मैन पावर भी नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि आप उनको कन्वीनियंस नहीं दोगे ना, उनके पास रहने की प्रॉपर जगह नहीं, वो जाएंगे कैसे। सो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे कि वहाँ पे अगर किसी चीज़ का पोटेंशियल है भी तो वो एक्सप्लोर नहीं हो सकता। नंबर वन, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर टू, मैन पावर नहीं जाना चाहती। नंबर थ्री, हाईली इनकन्वीनियंट है। फिर आ जाओ इससे और बड़ा मसला, दैट दे हैव शॉर्टेज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड पुअर हेल्थ। वहाँ पे यूजुअली जो पानी होता है उसकी वजह से लोगों को डाइसेंट्री हो जाती है, डायरिया हो जाता है, तो वहाँ पे पानी भी नहीं है पीने का। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स की। ठीक है, यू अंडरस्टैंड अभी तक? जी। ठीक है। Yeah. ठीक है। फिर और प्रॉब्लम्स क्या हैं कि वहाँ डिफॉरेस्टेशन होती है। डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट के टॉपिक का एक सब टॉपिक है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि ट्रीज को काट देना। सो डिफॉरेस्टेशन इन द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स हैव लेड टू सॉइल इरोजन। अगर आप लोग थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आपको पता होगा कि अगस्त सितंबर के सीजन में पाकिस्तान में बहुत इंटेंसिव फ्लड्स आते हैं। वो फ्लड्स का एक वन ऑफ द रीजंस ये है। एक तो ये रीजन है कि डैम्स नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि हमारे पास जो ट्रीज होते हैं ना माउंटेन्स के फुट हिल्स पर, यानी बिल्कुल एजेस पर जहाँ माउंटेन एंड हो रहा होता है वहां पे नेचुरली ट्रीज होते हैं। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ टोपोग्राफी, यानी वहाँ प्लांट नहीं किया जाता, ट्री वहाँ नेचुरली होता है। तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ जाते हैं और हम ट्रीज काट देते हैं। अब आप पूछोगे ट्रीज क्यों काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन हम कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए करते हैं बिकॉज हमारा जो है वो इंडस्ट्रियल वर्क होता है, हमें वो चाहिए होती है, पेपर बनाना होता है, फर्नीचर बनाना होता है। तो लोग यूजुअली अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं, ट्रीज काटते हैं। और चलो काट तो लो लेकिन एफॉरेस्टेशन नहीं करते, यानी फिर ट्री का बीज नहीं डालते, बस काट देते हैं। सो आपने टेक्निकली क्या किया, आपने एक नेचुरल टोपोग्राफी को डिस्टर्ब कर दिया, राइट। यू डिस्टर्ब द नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ अ लैंड, यू डिस्टर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रीज। उसकी वजह से क्या होगा कि जब माउंटेन्स के ऊपर फुट हिल्स पर ट्रीज नहीं होंगे, तो जब स्नो मेल्ट होगी माउंटेन पीक से, वो ऐसे ही अनकंट्रोल्ड तरीके से वो बहती भी आएगी, और उसको रेजिस्ट करने के लिए फुट हिल्स पे माउंटेन्स नहीं होंगे। अब ये अल्लाह ताला की प्लानिंग है ना कि उन्होंने नेचुरली टोपोग्राफी में माउंटेन्स की फुटहिल्स पे ट्रीज लगाए थे, बिकॉज ये एक बैलेंस सिस्टम था कि चलो जब स्नो मेल्ट होगी तो उनको रेजिस्ट करने के लिए देयर विल बी समथिंग। तो
अब क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन हुई हुई है, ट्रीज ही एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो स्नो जब मेल्ट होती है तो वो अनकंट्रोल्ड तरीके से मेल्ट होती है, जिसको बीच में रेजिस्ट करने के लिए कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर बहुत होता है, और वो एक इंटेंसिव फ्लड बनकर पूरे पाकिस्तान में डिजास्टर करता है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये पूरी, ये जो मैं इतनी सी बात है, डू यू अंडरस्टैंड इसके पीछे का जो नुकसान हो रहा है, जो कॉन्सिक्वेंस है इसको करने का? जी। Perfect. Because ये बात is not going to leave you here. We will discuss this again in forest wala chapter, and we will discuss this again in water wala chapter, because these are two major issues of Pakistan. So अब आप लोगों को एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो नेचुरली जो माउंटेन्स होते हैं उनके फुट हिल्स पे नेचुरली ट्रीज होते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है कि उनकी डिफॉरेस्टेशन होती है। डिफॉरेस्टेशन हर बात का आपको क्यों पता होना चाहिए, ठीक है? और अगर आपको क्यों नहीं समझ आ रहा तो आप लोग मुझसे पूछो, बिकॉज आपको इसी पे पेपर में टेस्ट किया जाएगा। डिफॉरेस्टेशन क्यों होती है? क्योंकि हमें फर्नीचर बनाना होता है। तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन एफॉरेस्टेशन है। पाकिस्तान में एफॉरेस्टेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज इतना सेंस ही नहीं है। क्यों नहीं है सेंस? इसलिए नहीं है क्योंकि जो यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है वो यूजुअली विलेजर्स की है। विलेजर्स को इतना सिविक सेंस नहीं होता। दे जस्ट डू व्हाट दे वांट टू। तो वो अपने सेंसलेस होने की वजह से काट देते हैं, इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर देते हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए होता है। उनके पास इतना इतना सेंस ही नहीं होता कि उन्होंने एफॉरेस्टेशन भी करनी है। तो वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, उनको फायर वोट चाहिए होती है। एक ये भी एस्पेक्ट है ना कि वहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी जो भी रहती है थोड़ी सी है, लेकिन दे नीड फायर वुड एज वेल, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल गैस तो नहीं सप्लाई हो रही, तो खाना कैसे पकाएंगे? तो वो लोग इसलिए भी जो है ट्रीज को कट करते हैं। एक नंबर वन, दे नीड फर्नीचर के लिए यानी सप्लाई करना होता है, दे नीड टू सप्लाई द रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज। नंबर टू, दे नीड फायरवुड, बिकॉज वहाँ नेचुरल गैस नहीं है। और फिर फायरवुड के लिए खाना तो बनाना है, तो इसलिए वो लोग कट डाउन कर देते हैं। फिर जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सॉइल इरोजन होती है। सॉइल इरोजन होती है तो क्या होता है? जब ऊपर से स्नो मेल्ट होती है तो वो सॉइल बुरी तरीके से इरोड करती है, उसमें बहुत प्रेशर होता है और वो अल्टीमेटली फ्लड क्रिएट कराती है। फिर वही नंबर टू बात यहाँ पे मेंशन भी हुई है कि डिफॉरेस्टेशन हैज़ इंक्रीज ड्यू टू डिमांड ऑफ फायरवुड, बिकॉज वहाँ नेचुरल गैस नहीं है, खाना तो पकाना है। और फिर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ एक्सेलरेटेड पोल्यूशन। सो ये बात अभी इतनी वैलिड नहीं है, बिकॉज वहाँ अभी भी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, यानी है पर इतनी नहीं है। तो वो लोग ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। बट ये बात आपकी बुक में लिखी हुई थी इसलिए मैंने मेंशन करी है, पर इसकी इतनी ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस इन बातों की है। फिर हिल पीपल सफ़र फ्रॉम डाइसेंट्री, कॉलरा एंड टाइफॉइड। क्यों सफ़र करते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा, अच्छा, फिर आ जाओ। आपसे पूछा जाता है कि नॉर्दर्न माउंटेन्स के जो हमने कॉमनैलिटी वाले फीचर्स डिस्कस किए थे, जिसमें स्नो कैप्ड पीक्स थी और दे आर कवर्ड विद रॉक्स एंड आइस, ये सब चीज़ें जो थी ना, फिर आपसे एक उसमें कलेक्टिवली पूछा जाता है कि नॉर्दर्न माउंटेन्स की टोपोग्राफी क्या है। सो दे आर वेरी हाई एल्टीट्यूड, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ये बात हमने सबके लिए डिस्कस की। फिर उनकी बहुत नैरो पीक्स होती हैं, स्टीप पीक्स होती हैं। सो उसका वी शेप, सॉरी, उसका आप स्टीप पीक्स लिख सकते हो, स्टीप स्लोप्स या स्टीप पीक्स जो भी आप लिखना चाहो। बेयर रॉक्स होते हैं, रगेड लैंडस्केप। अगर बेयर रॉक्स नहीं याद होता तो रगेड लैंडस्केप याद कर लो। स्नो फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, वी शेप वैलीज उसके एडजेसेंट है। सो आप लोग इसमें से जो अच्छी वाली जो आपको पता होनी चाहिए वो नंबर वन हाई एल्टीट्यूड, नंबर टू स्टीप स्लोप्स, नंबर थ्री बेयर रॉक्स, या दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया है रगेड लैंडस्केप। ठीक है, ये जो है ना टोपोग्राफी है नॉर्दर्न माउंटेन्स की, रगेड लैंड स्केप। वी शेप वैलीज मतलब इसका कोई बहुत सिग्निफिकेंट बात नहीं है, ये उसकी जो साइड में जो पॉपुलेशंस है ना वो ऐसी वैलीज में रहती हैं जिनका नेचुरली शेप वी शेप्ड है। ठीक है, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स की जो वैलीज हैं, वैलीज होती हैं जहाँ लोग रह रहे होते हैं, वो जगहें जहाँ लोग रह रहे हैं वो वी शेप्ड हैं। तो अगर याद करना चाहो तो कर लो, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। स्नोफील्ड्स, तो ये बातें आपको हर हाल में नॉर्दर्न माउंटेन्स की पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। फिर आ जाओ ग्लेशियर्स पे। ग्लेशियर्स जो है वो सारे नॉर्दर्न माउंटेन्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ग्लेशियर्स क्या होते हैं? अगर आपसे कोई डिस्क्राइब करवाए तो ग्लेशियर्स जो होते हैं दे आर टंग शेप्ड मैस ऑफ आइस मूविंग स्लोली डाउन अ वैली। वैली क्या अभी मैंने बताया? वैली एक वो जगह होती है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे टफ लैंडस्केप्स में वैली वो जगह होती है। ठीक है, सो ग्लेशियर जो होते हैं ना वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? उसकी एक टंग शेप्ड होती है, और वो कोई कोई लिटरल लिटरल चीज नहीं है। इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ह्यूज आइस।
और वो आइस एग्जिस्ट करती है इन अ टंग शेप्ड मैनर, और वो ऊपर से कहीं से मूव करती हुई जो है वो आ रही होती है, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट इट्स अ मैस ऑफ कलेक्टिव आइस, एंड द शेप ऑफ द ग्लेशियर्स इज टंग शेप, ठीक है। और वो वैली के साथ से गुजर रही होती है। तो इसी वजह से पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ग्लेशियर जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं। अब वो जल्दी जल्दी पिघलेंगे और एक वैली के पास से गुजरेंगे, और कंसीडरिंग द फैक्ट कि इतनी डिफॉरेस्टेशन हुई हुई है, ट्रीज नहीं है उसको रोकने के लिए, तो एक डिजास्टर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, जिसमें क्या हो रहा है कि जब जब वो मेल्ट होंगे तब तब वो एक फ्लड वाली सिचुएशन क्रिएट करेंगे, बिकॉज वो अपने जो एक्सपेक्टेड रेट है उससे ज़्यादा उनमें जो है वो मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ना वो आप लोग याद कर लो, ईशान, ये आपको नाम आपने पहले सुना वै सियाचिन ग्लेशियर, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था इसकी सिग्निफिकेंस, कि ये वो ग्लेशियर है जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे जो है दोनों कंट्रीज अपनी बहुत ज़्यादा ट्रूप्स भेजते हैं जस्ट टू सिक्योर दिस ग्लेशियर, बिकॉज यहाँ से इन दोनों का आपस में बहुत जो है ना ऐसा है कि कहीं से भी घुस जाए, या तो इंडिया पाकिस्तान में, हम्म। पाकिस्तान इंडिया में। तो इसलिए इस ग्लेशियर की ज़्यादा सिग्निफिकेंस ये है, तो आप लोग बाकी ना याद करो, सियाचिन ग्लेशियर एटलीस्ट एग्जाम्पल के लिए याद कर लो। इसके अलावा ड्रेनेज ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन, सो अब देखो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें हर उसके लिए याद रखनी है। अब वो ड्रेन कैसे हो रहा है, यानी जब उसकी स्नोज मेल्ट होती हैं तो वो कहाँ कहाँ से जो है वो ड्रेन होकर रिवर इंडस तक पहुँचती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए। नेचुरल ड्रेनेज मीन्स नेचुरल रन ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया एंड रिवर्स एंड स्ट्रीम। सो जब ये यहाँ की स्नो मेल्ट होती है तो ये कहाँ से जाती है, कौन सा पाथ फॉलो करती है नेचुरली, और कैसे वो एक रिवर से जाके कनेक्ट होती है। सो दिस इज मेंट व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल ड्रेनेज। रिवर इंडस, रिवर इंडस बेसिकली जो बीच में हमने यूजुअली, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुको। रिवर इंडस को हम यूजुअली ये कहते हैं कि यहाँ पर बीच में रिवर इंडस एग्जिस्ट करता है, पर रिवर इंडस सिर्फ ये नहीं है। रिवर इंडस की जर्नी जो है ना वो स्टार्ट नॉर्दर्न माउंटेन से होती है। वाई? बिकॉज वहाँ पे माउंटेन्स हैं जो कि स्नो में भरे हुए हैं, और जब वो मेल्ट होते हैं तो वो एक रिवर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन उनकी हो जाती है। तो वो वहां से कैसे बहते हुए यहाँ पर आते हैं और कैसे वो अरेबियन सी में ड्रेन होते हैं, हम उसकी पूरी अब कहानी सुनने जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द नेचुरल ड्रेनेज, यानी कि नेचुरल रन ऑफ ऑफ वाटर। रिवर इंडस जो कि मैंने अभी बताया कि वो बीच में हमें लगता है, लेकिन वो मतलब क्योंकि वो लेबलिंग में ऐसा है, लेकिन दैट डजेंट मीन ना, मतलब एक रिवर की भी तो कहीं से जर्नी स्टार्ट हुई होगी। तो जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जर्नी स्टार्ट होती है मनासरोवर लेक से, इन कराकरम रेंज। सो बेसिकली जब कराकरम यानी जो बीच में जो माउंटेन्स हैं, जब उनकी स्नो मेल्ट होती है तो वो कौन सा लेक बनाते हैं? वो बनाते हैं मनासरोवर लेक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मनासरोवर लेक। कराकरम से स्नो मेल्ट हुई, मेल्ट होकर उसने एक लेक बनाया, दैट लेक इज नोन एज मानसरोवर लेक। वाइल पासिंग, यानी फिर वो कहाँ वो जाती है, मैंने आपको बताया था कि बीच में कराकरम है, दिस इज कराकरम, राइट। देन इंडियन साइड पे वी हैव हिमालयाज, HI, मैं इतना नहीं लिख रही बिकॉज वो बहुत लंबा हो जाएगा टाइम, और फिर ये यहाँ पे हिंदू कल्चर, राइट। सो दिस इज हाउ आई आई टोल्ड यू कि आपने ऐसे याद रखना है। यहाँ से स्नो मेल्ट हुई और उसने जब मेल्ट हुई तो वो बन गई मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक बनी, एंड देन अगली बात क्या हुई? वाइल पासिंग थ्रू हिंदू कश टू द नॉर्थ वेस्ट एट एटॉक रिवर काबुल जॉइंस। अब आपको होगी कि ये रिवर ये हिंदू कश की तरफ कैसे चली गई? तो नहीं, हिंदू कश की तरफ नहीं गई। हिंदू कश की जब पीक मेल्ट हुई तो वो भी इसके साथ कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन होगी, क्योंकि नेचुरल टोपोग्राफी है तो अल्लाह ताला ने इसको कहीं बैलेंस करके ही बनाया होगा। ऐसा नहीं है कि ये कहीं रैंडमली जो है वो जाना शुरू कर देगी, नो। ये एक नेचुरल टोपोग्राफी है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ अल्लाह ताला हैज कंस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो वाइल पासिंग थ्रू हिंदू कश, यानी ये नहीं पास करी, हिंदू कश इसकी तरफ आती है टू द नॉर्थ वेस्ट एट एटॉक। सो एटॉक एक जगह है, और वहां से एक अलग रिवर चल रहा होता है, रिवर काबुल, दैट ज्वाइंस रिवर इंडस विच इज ज्वाइंड बाय रिवर सवात। अब ये रिवर जो है, अब इतना आप लोगों को इसकी लोकेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर, Manasarovar Lake, ठीक है। नंबर वन, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, Manasarovar Lake स्टार्टेड फ्रॉम काराकोरम रेंज। देन हम आ गए नेक्स्ट हफ्ते माउंटेन्स पे विच आर हिंदू कश। हिंदू कश में जो है आपके नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड यानी अफगानिस्तान साइड पर है। वहां से अब अगर आप लोग थोड़ा सा इसको रिवर्स इंजीनियर करो, अफगानिस्तान का कैपिटल इज अफगानिस्तान का कैपिटल इज काबुल, ठीक है। तो काबुल, अब हम दूसरी कंट्री की टोपोग्राफी को स्टडी करने की कोशिश करें, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू हिंदू का सिर्फ पाकिस्तान में नहीं एग्जिस्ट करता,
हिंदू कुश वहां पे भी, अफगानिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है। तो वहां से उसकी कोई जो है वो, जब उसकी स्नो मेल्ट होती है तो वो जाके कहाँ ज्वाइन होती है, रिवर काबुल में। रिवर काबुल जो है वो आ रहा है हमारी नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज हिंदू कुश कहाँ पर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड पर है, राइट? ये जब कहीं से मेल्ट होते हैं टूवर्ड्स फ्रॉम द अफगानिस्तान साइड, तो ये बनाते हैं कहीं से रिवर काबुल। रिवर काबुल फिर एंटर होता है यहाँ पर कहीं जाके, और रिवर काबुल, ये जो सवात है ना, सवात इज एन एरिया इन केपीके। केपीके हमारा इस साइड पे जो है वो एक प्रोविंस है, राइट? तो वहां पे एक रिवर सवात है। सो अब हिंदू कश की कहाँ से स्टार्ट हो रही है बात? हिंदू कश की बात स्टार्ट हो रही है फ्रॉम काबुल। काबुल में रिवर काबुल, रिवर काबुल जो है वो आपका नॉर्थ वेस्टर्न साइड से एंटर होता है टुवर्ड्स रिवर सवात। सवात एक सिटी है इन केपीके, और उसका रिवर में वो जाके ज्वाइन होता है, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट इज मेकिंग इट्स कनेक्शन। हिंदू कश मेल्ट हुआ, रिवर काबुल में गया, रिवर काबुल से ज्वाइन हुआ रिवर सवात में, or फिर river Indus ultimately. And then river Indus then turns at Kalabag and enters into the plain areas. So I know this is little bit hard to visualize, but मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान करने की कोशिश करती हूँ. I need a plain slide. I don't think that I have a plain slide here. मैं व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैंने बोला क्या है. Because drainage is very important. ये आपको याद होना चाहिए. हम्म. अम्म, ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, यू सी दिस? Uh, no, miss. Oh yeah, now I see it. ओके परफेक्ट. विशाल नजर आ रहा है? See, I ठीक see. है, परफेक्ट, ऑलराइट. अच्छा अब देखो, मुझे नहीं पता कि मैं पाकिस्तान कैसे ड्रॉ करूंगी. पर फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज पाकिस्तान and we have northern mountains here, right? This is the region where I marked your northern mountains. Beach में you have Karakoram, right? Beach में you have Karakoram, and at this side you have Himalayas. ठीक है? एंड एट दिस साइड जो हिंदू कश वाला पार्ट है, ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? सो मैंने ये पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया, दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान में नहीं है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों को एंजॉय करता है, ठीक है? मैंने आपको इजी सी बात बताई, काराकोरम मेल्ट हुआ और कहाँ चला गया, मानसरोवर लेक, ठीक है? अब ये कहीं मानसरोवर लेक कहीं नीचे जाएगी, और नीचे पंजाब वाली साइड पे वी हैव अ सॉलिड वी हैव अ रिवर विच इज नोन एज रिवर इंडस, जो कि आगे सिंध में जाके इट बिकम्स द सी ऑफ सिंध, एंड देन इट बिकम्स अरेबियन सी, ठीक है? सो दिस इज द जर्नी दैट वी आर लुकिंग इनटू. काराकोरम ड्रेन्ड इनटू मानसरोवर, मानसरोवर विल जॉइन रिवर इंडस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. देन हिंदू कश अपने आप को जो है वो मेल्ट करता है, और हिंदू कश मेल्ट कहाँ से होता है, अफगानिस्तान साइड से मेल्ट होता है, और वहाँ का जो एक वहाँ का जो कैपिटल है काबुल, काबुल में एक रिवर है विच इज़ नोन एज रिवर काबुल, ठीक है? काबुल में एक रिवर है विच इज़ नोन एज रिवर काबुल. आई राइट इट ओवर हियर एज वेल ताकि आप लोगों को उसका लिंक समझ आए, ठीक है? रिवर काबुल. अब मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि काबुल कहाँ है, बिकॉज आई एम नॉट स्टडिंग द टोपोग्राफी ऑफ अफगानिस्तान, बट लेट्स सपोज कि ये कहीं रिवर काबुल यहाँ पर है, और ये हिंदूकश यहाँ से मेल्ट होकर काबुल साइड से आया और आया और एंटर हो गया टुवर्ड्स दिस साइड, और दिस साइड पे वी हैव अ सेपरेट प्रोविंस, दैट प्रोविंस इज नोन एज केपीके, ठीक है? वी हैव अ प्रोविंस केपीके. केपीके में वी हैव अ सिटी सवात. सवात में एक रिवर है, रिवर सवात, ठीक है? बहुत इजी है कि उन्हीं सिटीज के नाम पे उनके हम रिवर्स को डिस्कस कर रहे हैं. रिवर काबुल एंटर होता है सवात में, और वहां पे वो क्या बनाता है, रिवर सवात बना लेता है. रिवर सवात कहीं जाके मना सरोवर में ज्वाइन करता है, और मना सरोवर में ज्वाइन करके रिवर इंडस बनता है. रिवर इंडस एक टर्न लेता है एट कालाबाग. कालाबाग आपको इतना लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेलिंग यू कि क्या हम कहानी बना रहे हैं. यहाँ पर कहीं इसकी नेचुरल टोपोग्राफी बनती है एट कालाबाग. कालाबाग में इस तरीके से एंटर करता है, और यहाँ पे कुछ प्लेन एरियाज हैं जो कि बहुत हाईली फर्टाइल एरियाज है, जहाँ पे बहुत मेजर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है पाकिस्तान का, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर द ड्रेनेज ऑफ नॉर्थर्न माउंटेन्स. कराकोरम मेल्टेड इनटू मानसरोवर लेक, दैट्स इट. Then Hindu Kush melted into river Kabul which joined river Sawat and ultimately joined river Indus. Then it made the turn at Kalabag and entered into the plain areas of Indus. अब मैं इसका आपको बनाती हूँ फ्लो चार्ट ताकि आपको ये जिंदगी भर के लिए याद हो जाए कि हमने अभी क्या पढ़ा.
सो वी हैड कराकरम, ठीक है, वी स्टिल हैव कराकरम बाय द वे। कराकरम मेल्टेड इनटू मानसरोवर, ठीक है। दिस इज इट दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर कराकरम, मानसरोवर लेक, ठीक है। दैट्स इट। अब आ जाओ हिंदूकश। हिंदूकश इज स्लाइटली टेक्निकल, पर इतना भी टेक्निकल नहीं है, फ्लो चार्ट से इजीली याद हो जाएगा। हिंदूकश मेल्टेड इनटू काबुल, ठीक है, रिवर काबुल, आई राइट द नाम एज वेल, रिवर काबुल। देन इट एंटर्ड इन रिवर सवात टूवर्ड्स केपी के साइड, ठीक है। इतनी आप लोगों से लेबलिंग नहीं करवाई जाएगी, मैं आप लोगों को इसलिए इतना विजुअली बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए। रिवर सवात इज लोकेटेड इन केपी के, काबुल इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान, ठीक है। देन इट ज्वाइंट रिवर इंडस, इट ज्वाइंट रिवर इंडस which is in the central position of Pakistan. Then it turned at Kalabagh. Kalabagh एक जगह है in पंजाब, एंड वहाँ से उसने टर्न लिया into plain areas, ठीक है। it turned into plain areas जहाँ पे बहुत सारा एग्रीकल्चर होता है पंजाब का। So this is what you need to remember. Karakoram into Manasarovar, Hindu Kush joined with river Kabul, then joined river Sawat, then joined river Indus, then joined Kalabagh, then entered into plain areas. That is it. Do you understand this? Yes. ये एक कलर का एक रिवर है क्या? नहीं, कालाबाग एक एरिया है, हमसे ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये आप फ्लो चार्ट से याद कर लो और विजुअली भी थोड़ा सा याद हो ही जाएगा, ठीक है। जी। ले लिया दोनों ने? जी ले ली। परफेक्ट। ओके, नाउ कमिंग बैक। अब आ जाओ वेस्टर्न माउंटेन्स पे। ऑल्सो ताहा, आप मानव को प्लीज मैसेज करो कि मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मैं अभी आती हूँ उसकी तरफ भी, ओके ओके। ठीक है। चलो अब आ जाओ वेस्टर्न माउंटेन्स पे। वेस्टर्न माउंटेन्स जो हैं वो हमारे मेनली दे आर लोकेटेड इन बलोचिस्तान, ठीक है। अभी हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स का सब कुछ कवर कर लिया, नाउ वी आर स्टडिंग वेस्टर्न माउंटेन्स विच आर लोकेटेड इन बलोचिस्तान। एंड इनकी सबसे सिग्निफिकेंट बात जो कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, नंबर वन उनकी लोकेशन। नॉर्दर्न माउंटेन्स बिल्कुल टॉप पर है, वेस्टर्न माउंटेन्स बिल्कुल साइड पर है बलोचिस्तान में। और नंबर टू बात इनकी ये है कि इनके हाई एल्टीट्यूड्स नहीं है, ये बहुत लंबे बड़े नहीं हैं, लेकिन इनकी रेंजेस हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। नंबर वन रेंज इज सफेद को रेंज, ठीक है। सफेद को की ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अभी के लिए भूल जाओ, मैं सारा बताऊंगी कि ये किधर किधर लोकेटेड है। सफेद को रेंज की जो पीक्स हैं वो भी नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरह स्नो से कवर्ड है, बिकॉज ये माउंटेन्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये स्नो से कवर ही होंगे। फिर इसकी जो नियर बाय वैली है जहाँ लोग रहते हैं वो कोहाट में रहते हैं। अ, फिर उसके बाद नंबर ऑफ लाइमस्टोन रिजेस, अच्छा ये लाइमस्टोन रिजेस इट विल कम बैक इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इट विल कम बैक इन एग्रीकल्चर एंड इट विल कम बैक इन इंडस्ट्रीज एज वेल, तो एंड इट विल कम बैक इन मिनरल्स एज वेल। तो लाइमस्टोन का अभी इतना फिक्र ना करो, लेकिन लाइमस्टोन इज हाईली सिग्निफिकेंट, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए। सो सफ़ेद को में वी हैव लाइमस्टोन रिजेस, और यहाँ पे क्या उगता है, यहाँ पर वीट, गंदम, rice, चावल and sugarcane are cultivated here. Another valley is Vale of Peshawar, drained by river Kabul and Sawat. So I just told you Kabul and Sawat, इसका इतना फिक्र नहीं करो। सफेद को के लिए just remember the fact कि इसकी peaks are covered with snow, number one. Number two, it has बहुत सारे limestone ridges। बाकी इतना इतना कोई आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो दो बातें याद कर लो, कवर्ड विद स्नो, नंबर टू लाइमस्टोन रिजेस, और ऑब्वियसली नंबर थ्री बात के वेस्टर्न माउंटेन्स हैं ये। फिर आ जाओ वजीरिस्तान हिल्स पर। वजीरिस्तान हिल्स जो है ना उसके वेस्टर्न माउंटेन्स के दूसरे हिल्स हैं। अच्छा, अब ये हिल की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब ये कहाँ पर है, दे आर लोकेटेड बिटवीन कोरम एंड गोमल रिवर्स। बनू वैली इज लोकेटेड, अच्छा अगेन वजीरिस्तान हिल्स और सफ़ेद को की इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनकी अगर बातें नहीं भी याद हो रही हैं ना, ये जो इतनी इतनी मैंने लोकेशंस और वैलीज लिखी हुई हैं, तब भी खैर है। आपसे वैलीज के ऊपर रिवर्स के ऊपर कोई नहीं सवाल करेगा, जो सवाल करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिस पे आपको टेस्ट नहीं किया जाएगा, बट यू नीड टू, मतलब एक दफ़ा पढ़ना ज़रूरी है। फिर आज सुलेमान एंड किरतार रेंज, ये इंपॉर्टेंट है।
सुलेमान करतार रेंज, इनकी जो है ना लोकेशन पूछी जाती है पेपर में। और सुलेमान रेंज की पीक पूछी जाती है कि सुलेमान रेंज में कौन सी पीक एग्जिस्ट करती है, विच इज तख्त सुलेमान। और अगेन इसके मिनरल्स कौन से हैं, ये दो बातें यू नीड टू रिमेंबर फॉर सुलेमान एंड करतार रेंज। नंबर वन इसकी लोकेशन, जो कि मैं अभी बताती हूँ। नंबर टू इसकी पीक कौन सी है, तख्त सुलेमान। नंबर थ्री अगेन वेस्टर्न माउंटेन्स की आप एक कॉमन कॉमन बात, सबके लिए एक जेनेरिक बात याद कर सकती हो कि इनमें लाइमस्टोन के मिनरल्स मौजूद हैं। ठीक है, वैसे भी बलूचिस्तान का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा नोन है कि यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जब हम मिनरल डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड दिस, कि यहाँ इतने मिनरल्स हैं लेकिन इनको एक्सप्लोर नहीं किया जाता। अब एक्सप्लोर क्यों नहीं किया जाता, इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए जो है वो एक्सप्लोर नहीं किया जाता। तो एनी वेज कमिंग बैक, कि आप लोग वेस्टर्न माउंटेन्स के लिए बहुत इजीली लाइमस्टोन हर जगह लेकर आ सकते हो। वेस्टर्न माउंटेन्स में क्या है, लाइमस्टोन मिनरल्स हैं। और ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो बहुत ईजी सीन है वेस्टर्न माउंटेन्स का। ठीक है, इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ वेस्टर्न माउंटेन्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इसकी भी नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरह बहुत कोई अच्छी नहीं है। इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि वेस्टर्न माउंटेन्स आर बेयर ऑफ वेजिटेशन। बलूचिस्तान का एरिया जो है ना वो बहुत माउंटेनियस रीजन है, पूरा बलूचिस्तान। तो ऑब्वियसली वहाँ पे इतने माउंटेन्स हैं कि अगर आप वहाँ पे कभी गए हो तो आपको हर तरफ, अपने चारों तरफ यू विल सी जस्ट माउंटेन्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वहाँ पे वेजिटेशन तो नहीं कर सकते। बिकॉज कैसे वेजिटेशन करोगे, वहाँ कोई प्लेन लैंड इतनी मुश्किल से है, वहाँ रोड्स ही इतनी मुश्किल से बनी हुई है, तो आप वेजिटेशन के लिए तो यू नीड अ सॉलिड प्लेन लैंड विच इज, हाँ, विच इज अप टू एन एक्सटेंट अवेलेबल इन पंजाब एंड सिंध। तो इस वजह से वहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो सकती, क्योंकि उसका लैंडस्केप ऐसा है, वो वहाँ पे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है। पर उसकी दूसरी, मतलब अल्लाह ताला ने भी हर चीज़ बहुत बैलेंस करके रखी है, कि अगर किसी एक प्रोविंस के पास कोई चीज़ है तो उसके पास दूसरी चीज़ बहुत अच्छी है। बलूचिस्तान में बहुत मिनरल्स हैं लेकिन उनको एक्सप्लोर नहीं किया जाता, क्योंकि अब ये कहा जाता है ना कि पंजाब में एग्रीकल्चर होता है। पंजाब में एग्रीकल्चर क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि उसका लैंड प्लेन है। लेकिन बलूचिस्तान में क्यों नहीं होता, बिकॉज उसका लैंड प्लेन नहीं है, पर उसके पास दूसरी खसूसियत है जो कि मिनरल्स है। और दूसरा, बलूचिस्तान के पास भी एक सी का एक पार्ट बनता है, अरेबियन सी का, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है। लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्रीज का डिलेमा होता है कि वहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से जो है ना एक्सप्लोर नहीं हो पाती। फिर क्लाइमेट नहीं सपोर्ट करता फार्मिंग को, क्लाइमेट वहाँ का बहुत एडवर्स है। फिर केनाल इरिगेशन इज इट पॉसिबल ड्यू टू रगड लैंडस्केप, क्योंकि केनाल इरिगेशन आप एट लेंथ पढ़ोगे इन वाटर वाला चैप्टर, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ केनाल इरिगेशन राइट नाउ। बस अभी के लिए थोड़ा सा समझ लो कि वहाँ पे फार्मिंग, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। ट्रांसपोर्टेशन इज लिमिटेड, वही जो अभी मैंने बताया कि इतने माउंटेन्स हैं तो रोड्स ही नहीं बन सकती। फिर मोस्ट ऑफ द एरियाज आर अनएक्सेसिबल थ्रू मेटल रोड्स, बिकॉज बलूचिस्तान में ओवरऑल रोड्स नहीं है। लाइफ इज डिफिकल्ट ड्यू टू रगड लैंडस्केप्स। तो ये सारी सिचुएशन है वेस्टर्न माउंटेन्स की। कॉस्ट ऑफ सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी हाई, बिकॉज जो भी वहाँ पे जाके उसको डेवलप करने की कोशिश करेगा भी तो वो एक एक अमाउंट लेगा। वो अमाउंट कौन देगा, गवर्नमेंट नहीं देने वाली, बिकॉज गवर्नमेंट इज टू बिजी इन करप्शंस। फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मतलब अनाउंस तो बहुत होते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर वहाँ कुछ भी नहीं हो पाता। लोगों को अपनी बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलती जिंदगी की। नोमैडिक लाइफस्टाइल यहाँ पे भी कॉमन है, बिकॉज लोग जो है वो, लोगों को खाना पीना इतना मुश्किल है तो लोग यहाँ से वहाँ होते रहते हैं। फिर शीप एंड गोट रेयरिंग आर कॉमनली प्रैक्टिस। तो वेस्टर्न माउंटेन्स का तो बहुत ही वर्स्ट सीन है कि यहाँ पे, नॉर्दर्न माउंटेन्स का भी कोई अच्छा नहीं था, वहाँ डाइसेंट्री हो जाती है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पे भी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन यहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज का भी तस्वर खत्म हो जाता है बिकॉज लोगों के पास यहाँ बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं है। दे डोंट हैव इंटरनेट, मतलब जो बलूचिस्तान के और दूर दराज के इलाके हैं जैसे तुर्बत हो गया, दे डोंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट, दे डोंट हैव कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज बहुत मुश्किल से हैं वहाँ पर, रोड्स नहीं हैं, तो बस ऐसे ही आप ट्रैवल करते रहो। देन वी हैव बलूचिस्तान प्लेटू। बलूचिस्तान प्लेटू जो है ना वो पीछे मैप में लोकेटेड था। देयर यू गो। तो वेस्टर्न माउंटेन्स, ये वाला मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस मैप का तो आपको चप्पा चप्पा याद होना चाहिए कि यहाँ पे जो जो लेबलिंग्स है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपसे कुछ भी इसमें से मांगा जा सकता है। यहाँ थे वेस्टर्न माउंटेन्स, यहाँ पर है बलूचिस्तान प्लेटू। ठीक है,
ये प्लेटू रीजन है जो कि थोड़ा बीच में है, जो कि डायनासोर टेल है ना, ये वहां पे याद कर लो कि डायनासोर टेल के साथ बलूचिस्तान प्लेटू है। अच्छा। एक मिनट। There we go. सो बलूचिस्तान प्लेटो जो है वो कहाँ पर है, साउथ वेस्ट ऑफ, अच्छा लोकेशन नहीं पूछी जाएगी, लेबल करवाएंगे ना, तो इसलिए डोंट नीड टू रिमेम्बर किस कहाँ पे एग्जैक्टली, साउथ वेस्ट में किधर है, नॉर्थ वेस्ट में। एल्टीट्यूड भी इसका नहीं पूछा जाता। व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर इज कि बलूचिस्तान प्लेटो में भी इरेगुलर डिप्रेशंस हैं। अच्छा, इरेगुलर डिप्रेशन वही बात है कि क्योंकि माउंटेनियस रीजन है ना, तो माउंटेनियस रीजन स्मूथ तो नहीं होता, ऊपर नीचे होता है, तो इसको इरेगुलर डिप्रेशंस कहते हैं। फिर deposition of material is brought by river channels forms alluvial fans on the Piedoman plains। ये बात अभी के लिए बिल्कुल स्किप कर दो, बिकॉज वी विल स्टडी एलुवियल फैंस इन पाइडोमेंट प्लेन्स अभी अभी थोड़ी देर में। ये हमने हमें टर्म्स पता नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, इस पे अभी इतना जोर नहीं डालो, अभी हम सब करते हैं। और लिटिल रेनफॉल एंड नो वेजिटेशन, तो वेजिटेशन का तो मैंने पॉइंट आपको बता दिया कि यहाँ वेजिटेशन क्यों नहीं होती। लिटिल रेनफॉल, इसके क्लाइमेट में ही बहुत कम इसको रेनफॉल मिलती है, तो ओवरऑल बलूचिस्तान का एरिया बहुत कंड्यूसिव नहीं है रहने के लिए। Basins have no outlet to the sea, so when it rains, it either is soaked or gathered into temporary lakes. So एक यहाँ पे चीज होती है बलूचिस्तान प्लेट्यूज में कि यहाँ पे कोई नेचुरल टोपोग्राफी नहीं है जो कि इनको डायरेक्टली सी से कनेक्ट कर दे, क्योंकि नॉर्दर्न माउंटेन्स की तो बड़ी अच्छी कनेक्शन है ना ड्रेनेज की, कि रिवर इंडस में ज्वाइन होता है, रिवर इंडस अल्टीमेटली अरेबियन सी में जाके गिरता है। बलूचिस्तान में ऐसा सिनेरियो नहीं है। रिवर्स है, पर उनका कोई सी से कनेक्शन नहीं है। तो कभी कभी जब वहां बारिश हो जाती है इत्तेफाक से, तो वहां पर ना टेम्परेरी लेक्स बन जाते हैं। तो उन टेम्परेरी लेक्स को क्या कहा जाता है, इनलैंड ड्रेनेज बेसिन्स। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर, व्हाट इज इनलैंड ड्रेनेज बेसिन्स, दैट regions like Balochistan plateaus, they don't have a connection to sea, hence when it rains they form their own temporary lakes and those lakes are known as inland drainage basins। यानी अपने ही अंदर के उनके कुछ बेसिन्स बन जाते हैं which have no access to द लिटरल सी। फिर दीज टेम्परेरी लेक्स आर नोन एज हमून्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कभी कभी वो आपको कभी कभी एक पैराग्राफ देते हैं, उसमें जो है ना आपसे फिल इन दी ब्लैंक्स करवा देते हैं वो, यानी वो एक क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, यानी हमेशा फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं होते, कभी कभी ऐसा वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो उसमें आपसे इस तरीके की बात पूछते हैं कि जो बेसिन्स हैं वो इनलाइन ड्रेनेज बेसिन्स हैं, लेकिन ये जो टेम्परेरी लेक्स हैं वो हमून्स हैं, ठीक है। सो जो जो पानी रेन का आया वो एक जगह जमा हो जाता है, जो जहाँ पे वो जमा होता है वहां पे वो एक लेक बनाता है, उन लेक्स को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। यस वाफिया। So, miss, the temporary lakes, the inland drainage basins, and the lagoons are all the same thing. यस। Okay. ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत एडवर्स है, बहुत ज्यादा समरी या सनी कह लो, जो है ना यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लाइमेट रहता है। सो क्या होता है जब ये पानी इवेपोरेट करता है, यानी इन लेक से पानी इवेपोरेट कर जाता है, तो जब इवेपोरेट करता है तो पीछे एक सॉल्टी क्रस्ट छोड़ जाता है, और उस सॉल्टी क्रस्ट को हम कहते हैं कि इसके पीछे एक सॉल्ट पैन रह गया। तो हार्मोन्स थे जो कि टेम्परेरी लेक्स थे, वो कैसे बने, रेन की वजह से बने। फिर अब धूप आ गई तो वो इवेपोरेट हो गए, जब इवेपोरेट हुए तो पीछे एक सॉल्टी क्रस्ट रह गई। सॉल्टी क्रस्ट रह गई तो उस सॉल्टी क्रस्ट को टेक्निकली सॉल्ट पैन कहा जाता है, ठीक है। एंड देन हमून मशकल जो है वो यहाँ पे, यानी हमून जो टेम्परेरी लेक्स हैं उसमें एग्जाम्पल के तौर पे यू नीड टू रिमेम्बर द वर्ड हमून मशकल, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कॉमन बन जाती है, तो उसको जो है वो एक एक रीजन है मशकल साइड, वहाँ पे उसको कहा जाता है कि ये हमून मशकल है। ओके, डू अंडरस्टैंड। Yeah. Yeah. फिर आ जाओ, शगाई हिल्स आर हाईली मिनरलाइज, वही बात कि मैंने आपको वैसे ही बताया था कि बलूचिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर उनके पास कोस्टल एरिया कोस्टल एरिया जो है वो हम क्लाइमेट में डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट आपका सेकंड चैप्टर है। पर अभी के लिए बता देती, कोस्टल एरिया थोड़ा सा कूल कूल सा एरिया होता है, जहाँ पे ना यानी अच्छा इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी होती है, वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। So coastal areas are divided into eastern and western parts. The eastern part comprises of Lasbela Plain. The western part is Makran Coast. These two are very important names.
कि कोस्टल एरिया है बलूचिस्तान प्लेटू का, वो जो मैंने आपको डायनासोर वाले पार्ट पे दिखाया था कि यहाँ पे ये बलूचिस्तान प्लेटू है। बलूचिस्तान प्लेटू में कुछ कोस्टल एरियाज हैं, वो कोस्टल एरियाज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स। ईस्टर्न पार्ट पे नंबर वन इज लसबेला एंड नंबर टू इज मकरान। एंड व्हाई एम आई emphasizing on these two words? बिकॉज ये दो वर्ड्स दे विल कम बैक इन फिशिंग का चैप्टर। फिशिंग में यू विल स्टडी लसबेला एंड मकरान कोस्ट एट लेंथ। तो ये आपको फिर पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हैं, ये बलूचिस्तान प्लेटू में हैं और ये कौन सा पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है। फिर द इम्पोर्टेंट रिवर्स आर हब, पोराली, हिंगोल एंड दश्त। इनकी लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट, बट इसकी लेबलिंग विल नॉट कम इन दिस चैप्टर, इसकी लेबलिंग विल कम इन वाटर वाला चैप्टर। ठीक है। तो जब हम वो करेंगे तो ऑब्वियसली मैं आपको तब दोबारा से दिखाऊंगी। लेकिन ये रिवर्स हैं जो कि बलूचिस्तान प्लेटू में एग्जिस्ट करते हैं, रिवर्स हैं बट दे हैव नो कनेक्शन टू सी। ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट में लसबेला है एंड ईस्टर्न पार्ट में मकरान है। फिर क्लाइमेट वैसे मैंने आपको बताया ड्राई है, लार्जेस्ट प्रोविंस है, लेकिन रिसोर्सेज इसकी अनटैप्ड है बिकॉज उनको हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। पॉपुलेशन बहुत कम है, मेजर वाटर सोर्स नहीं है यानी साफ पानी नहीं है, लैक ऑफ ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर इज डिपेंडेंट अपॉन कार्य सिस्टम। कार्य सिस्टम के लिए भी अभी ज़्यादा परेशानी है, इट विल कम बैक इन वाटर वाला चैप्टर। तो कार्यज जो है वो एक वाटर का सिस्टम होता है, कि वहाँ से जो है ना फिर वो आप थोड़ा सा अपना लैंड इरिगेट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इरिगेशन वहाँ पे कर नहीं सकते। उसके बाद होता क्या है, यहाँ यूजुअली क्रॉप फार्मिंग होती है, लाइफ स्टॉक रेसिंग होती है, यही लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। दे हैव डिपॉजिट्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी दिस रीजन, बट अगेन इट इज़ नॉट एक्सप्लोर्ड। पता है कि हैं, पर उसको एक्सप्लोर करने के लिए वी नीड मनी एंड वी डोंट हैव मनी। फिर मेन फ्रूट्स ग्रोन आर डेट्स, ग्रेप्स, एप्पल्स, एप्पल्स एंड एप्रिकॉट्स एंड प्लम्स। ये आप डेट्स और ग्रेप्स एटलीस्ट याद कर लो बिकॉज ये जो है ना बहुत अच्छे बलूचिस्तान प्लेटू से एक्सपोर्ट होते हैं टू ईरान। तो डेट्स और ग्रेप्स आप याद कर लेना, डिपॉजिट्स ऑफ क्रूड ऑयल नेचुरल गैस ये पता होना चाहिए, वहाँ लोग करते क्या हैं, क्रॉप फार्मिंग, लाइफ स्टॉक करते हैं, नोमैटिक लाइफस्टाइल फार्मिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज कॉमन हियर बिकॉज नोमैटिक लाइफस्टाइल यहाँ प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, और फिशिंग इज डन फॉर डोमेस्टिक यूज बिकॉज रिवर्स है ना, उन रिवर्स से जो है वो फिशिंग होती है, और फिशिंग वो ऐसी नहीं होती कि वो फिर आप कमर्शियल लेवल पे कर सकते हो, वो फिशिंग जो है वो अपने लिए ही हो रही होती है। फिर इनके जो एक्चुअल फिशिंग पोर्ट्स हैं वो गवादर, पसनी और उड़मारा है। फिर मिनरल रिसोर्स इन दिस प्रोविंस आर क्वाइट रिच विच शुड बी डेवलप्ड एंड दिस में प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। सो यू नो, वही बात जब 6 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास यही पॉइंट्स होंगे कि अगर हम बलूचिस्तान प्लेटू को या बलूचिस्तान को अच्छा डेवलप कर लें तो नंबर वन हमारा ट्रेड बढ़ जाएगा, नंबर टू हमें एम्प्लॉयमेंट हम जो है वो दे सकेंगे लोगों को, बिकॉज ऑब्वियसली आप उसको इसी तरीके से जब डेवलप करोगे तो लोग जाएंगे, लोगों का आप उनको जॉब दोगे, लेकिन शर्त ये है कि ऑब्वियसली यू नीड टू पे देम एज वेल ना। यहाँ यही मसला होता है कि आप लोग यूटिलाइज तो कर लेते हो उनकी सर्विसेज बट यू डू नॉट पे देम। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन हाँ, अगर हमने इसको सीरियसली सोचा तो फिर ये सब हो सकता है कि मिनरल्स आपके इंडस्ट्रीज में काम आ जाएंगे, मिनरल्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपका ट्रेड अच्छा हो जाएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। फिर ये वही बातें जो आपके 6 मार्क के एनालिटिकल क्वेश्चंस में जाएंगी। देन शीप्स एंड गोट्स शुड बी रेस्ड ऑन मॉडर्न लाइन्स सो देयर एक्सपोर्ट चांसेस में इंप्रूव। अगेन वही बात कि मॉडर्न लाइन्स क्या होती हैं जो कि डेवलप कंट्रीज में प्रैक्टिस होती हैं, दे हैव अ प्रॉपर सिस्टम एंड वी लैक दैट सिस्टम। हमारे पास जो है वो एक फार्मर का इतना बुरा हाल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, वो खुद इतना एक्सप्लॉइटेड होता है, वो अपने एनिमल्स को भी ऐसे ही बस कुछ भी खिला दिया, कुछ भी पिला दिया, दे डोंट हैव अ प्रॉपर डाइट, दे डोंट हैव प्रॉपर चेकअप्स फॉर देयर लाइफ स्टॉक। यानी जैसे खुद की हालत बुरी है वैसे ही एनिमल्स की भी हालत बुरी है, तो वो जब आप इतना आपका एक सिक जानवर होगा जिसको आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया, आप उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। देन फिशिंग इंडस्ट्री शुड ऑल्सो बी डेवलप बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बट ऐसा नहीं है, फिशिंग के चैप्टर में यू विल स्टडी दिस एट लेंथ कि हमारी जो फिशिंग है हम उस इंडस्ट्री को भी नहीं यूटिलाइज करते, क्योंकि हमारे पास जो सारे तरीके हैं वो बिल्कुल ऑब्सोलीट तरीके हैं फिशिंग करने के, जिसमें हम मैनुअली खुद फिशिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े नेट्स हैं, हमारे पास कोई प्रॉपर तरीके नहीं है जिससे हम फिशिंग कर सकें, और जो फिशिंग हम करते हैं वो खुद ही हमारे डोमेस्टिक यूज़ में ही पूरी हो जाती हैं। तो वो हमारे पास इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं होती कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। फिर पोटवार प्लेटू एंड सॉल्ट रेंज, अब ये दोनों जो रीजन्स हैं ना वो इंटरकनेक्टेड हैं। पहले मैं दिखा देती हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दोनों हमारे पोटवार प्लेटू और सॉल्ट रेंज हैं,
इनकी थोड़ी लेबलिंग बच्चों को मुश्किल लगती है क्योंकि ये आगे पीछे ही लेबल्ड होते हैं ना। तो यूजुअली फिर वो आपसे एक चीज़ पूछते हैं, बट इसका इसका मैंने जब पढ़ा था तो मैंने ये तरीका निकाला था कि मैंने इसको पीएस से याद किया था। पीएस यानी पहले ऊपर पोठवार आएगा और नीचे सॉल्ट रेंज आएगा। और मैंने इस वाले रीजन को, यानी यू नीड टू मार्क इट लेब एग्जैक्टली ना। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जो बड़ी वाली टेल है पाकिस्तान की, वहां पे बलूचिस्तान प्लेटू है। बड़ी वाली टेल पे बलूचिस्तान प्लेटू, एंड देन देयर इज अनदर शॉर्ट सी टेल। यानी ये एक छोटी सी टेल जो है वो पाकिस्तान की इमर्ज होती है वहां पर। हम वहां पे पीएस है, तो यानी पहले ऊपर पोठवार है और नीचे सॉल्ट रेंज है। सो दिस इज हाउ आई लर्न इट। आपको भी याद करना है तो अगर आप इसी तरीके से कर लो कि एक छोटी टेल है, छोटी टेल के साथ जो है वो पीएस है, यानी ऊपर पोठवार नीचे सॉल्ट रेंज। वरना अगर कोई और तरीका है आपको याद करने का तो आप वैसे उसको कर लो, जो आपको कन्वीनियंट लगे। पर इनकी लेबलिंग्स, जो जो मैप आपको मैं दिखा रही हूँ ना ये बार बार, इस मैप में डोंट मेस अप एनीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आए ना आए वो मैप जरूर आना चाहिए। अच्छा, फिर आ जाओ पोठवार प्लेटू एंड सॉल्ट रेंज। ये दे आर लोकेटेड इन साउथ इस्लामाबाद। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि किधर लोकेटेड है। फिर इसका लैंड कैसा है? इसका लैंड ओपन है। Undulating, you don't need to do this now because it's no longer in your syllabus. So open land, this is what you need to remember. But पोटपार पेटू का इतने कोई मीटर्स भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये भी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। What you need to remember is that it has a dissected land. Dissected land is a bad land topography. So unfortunately, पोटवार प्लेटू is an open land, ठीक है? खुला लैंड है जिसकी there are no boundaries। उस वजह से इट हैज़ एन एब्सोल्यूट बैड लैंड टोपोग्राफी, यानी उसकी टोपोग्राफी ऐसी है जो किसी चीज़ को फेवर नहीं करती। यानी वहाँ का लैंड इतना डाइसेक्टेड है। और डाइसेक्टेड क्यों है? क्योंकि ऊपर से स्नो आ रही है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिफॉरेस्टेशन इमेंस हो चुकी है। इतनी डिफॉरेस्टेशन हुई भी है कि जब ऊपर से वो बहता हुआ आता है तो वो क्या करता है? वो क्रिएट करता है फ्लडी सिचुएशन, और वो फिर आके कहीं पोटफार प्लेटू को, वहाँ की जो सॉइल है उसको इरोड करते हुए ले जाता है। दिस इज एग्जैक्टली वाई वी आर सेइंग कि उसका डाइसेक्टेड लैंड है, बिकॉज वहाँ पे जो सैंड का एक प्रॉपर जो डिपॉजिट था वो वहाँ से इरोड हुआ है। इरोजन मतलब कि वहाँ से हट गया है, तो इसकी वजह से वो बैड लैंड टोपोग्राफी है। और इसका पोटवार प्लेटो का डोमिनेंट फीचर एक रिवर है। दैट रिवर इज नोन एज सोन रिवर। और वो क्या बनाता है? अलूवियल प्लेन्स बनाता है। अलूवियल प्लेन्स बेसिकली वो प्लेन्स होते हैं जो जो कि रिच इन फर्टिलाइजर्स होते हैं। यानी फर्टिलाइजर्स जो होती है वो सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको एनहेंस करते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं। तो वहां पे क्या हो सकता है? अगर एक प्लेन जिसको मैं कह रही हूँ अलूवियल प्लेन है, इसका मतलब है कि उसके पास बहुत मिनरल्स हैं, बहुत ही रिच इन फर्टिलाइजर्स है। नेचुरल नेचुरल फर्टिलाइजर्स खुद जो आपने खुद बनाए हुए हैं, वो नहीं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स इसके पास बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चर करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई एम सेइंग एलुवियल प्लेन। फिर दिस इज अगेन रिच इन रॉक सॉल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन, कोल एंड ऑयल। सो रॉक सॉल्ट, तो ऑब्वियसली इट्स मेकिंग सेंस ना, बिकॉज इसके साथ ही इंटरकनेक्टेड भी है बसॉल्ट रेंज। तो इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, जिप्सम मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा, कोल ऑयल भी याद कर सकते हो तो कर लो। बैड लैंड टोपोग्राफी क्या होती है? सो बैड लैंड टोपोग्राफी ये होती है दैट इट हैज़ रिजेस, ठीक है, एंड दे राइज अप टू 200 meters एंड आर फॉर्म ड्यू टू कांस्टेंट इरोजन। सो रिजेस जो होते हैं ना वो बेसिकली गड्ढे टाइप होते हैं, ठीक है? जो आप, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने गड्ढे देखे हैं, जैसे एक लैंड है उसके बीच में ऐसा कुछ गड्ढा आ जाए, सो दिस इज नोन एज अ रिज। एंड क्यों बनता है? वही कांस्टेंट सॉइल इरोजन है। मतलब यहाँ देखो, अगर इसको लॉजिकली मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब है कि देखो एक लैंड था, ठीक है? ये लैंड है, इसके ऊपर एक एक नेचुरल डिपॉजिट ऑफ सॉइल है, राइट? बट मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे इतना फ्लड आ चुका है, इतना सॉइल इरोड हो गई है कि फॉर एग्जाम्पल इस पार्ट से सॉइल हट गई। ये वाला पार्ट से, जहाँ पे मैंने लाइन बनाई है, इस पार्ट से सॉइल हट गई। सो नाउ इट विल फॉर्म अ रिज, राइट? इट विल फॉर्म अ गड्ढा। यहाँ पे नॉर्मल सॉइल मौजूद थी, हो सकता है ये भी कुछ अरसे बाद हट जाए बिकॉज इतना फ्लड आ चुका है। तो यहाँ से क्योंकि सॉइल चली गई तो यहाँ पे एक गड्ढा बन गया। दैट गड्ढा इज नोन एज अ रिज। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय कांस्टेंट इरोजन एंड रिजेस? हेलो। Yes. परफेक्ट। विशाल समझ आ रहा है? जी। ठीक है। फिर अब जो रवीन्स, अब रवीन्स क्या होते हैं? स्मॉल रिवर्स eroded द लैंड एंड टेक अवे द alluvium. सो आई जस्ट टोल्ड यू alluvium वो अच्छा वाला मिनरल्स होते हैं जो कि नेचुरली एक जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली एक लैंड पे एग्जिस्ट करते हैं। और अलूवियम जो होता है ना, वहाँ पे आप बहुत अच्छा एग्रीकल्चर कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि मैं अभी आपको फ्लड की सिचुएशन बता चुकी हूँ।
रिवर्स होते हैं वो अनस्टॉपेबल तरीके से वो आ रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अलूवियम ले जाते हैं, यानी सॉइल के ऊपर जो अच्छा फर्टिलाइजर पड़ा हुआ था वो उसको अपने साथ बहा के ले जाते हैं, तो दैट इज नोन एज अ रवीन। रवीन क्या है, वो रिवर्स जो कि एक प्रेशर से बिल्ड हुए हुए होते हैं, वो लैंड को इरोड कर देते हैं, उसका अलूवियम ले जाते हैं। देन वी हैव ट्रफ्स एंड डिप्रेशंस। ट्रफ्स एंड डिप्रेशंस क्या करती हैं, ये वही, दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ गड्ढे। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट रॉक्स eroded by water and winds creates trough and depression। so इसकी इतनी डेप्थ नॉलेज यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर। ट्रफ्स एंड डिप्रेशंस को भी बस आप बेसिकली सिर्फ लिख सकते हो कि ये भी eroded by water होते हैं, यानी ये भी इसी वजह से सैंड में बनते हैं या एक लैंड में बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग इरोजन हुई भी होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इमेंस अमाउंट ऑफ वाटर। डाइसेक्टेड लैंड वो लैंड होता है, यानी एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है और उसके ऊपर इतनी उसकी बैड लैंड टोपोग्राफी हो चुकी है कि उसमें बीच में क्रैक्स आ रहे हैं, लैंड के ऊपर क्रैक्स आ रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ डाइसेक्टेड लैंड, ठीक है। फिर डीप रवीन्स, वही जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिवर्स की वजह से जो अलुवियम चला जाता है उसको हम रवीन्स कहते हैं। पे हाँ, तो सॉल्ट रेंज जो कि इसके नीचे एग्जिस्ट करती है। सॉल्ट रेंज में माउंटेन रेंज है हमारे पास विच कवर झेलम, चकवाल, मियावाली एंड कालाबाग। दीज आर द सॉल्ट रेंजेस। अच्छा, अब ये दे आर नॉट माउंटेन्स माउंटेन्स, यानी मतलब दे डू हैव माउंटेन्स बट ऑल ऑफ देम आर नॉट माउंटेन्स, यानी दे आर प्रॉपर सिटीज। झेलम, चकवाल, मियावाली, कालाबाग, दे आर प्रॉपर सिटीज। इन सिटीज में वी हैव अ माउंटेन रेंज एंड इन सिटीज के माउंटेन रेंज हैव immense amount of salt. Do I understand? Jhelum, Chakwal, Miyawali, Kalabag, they are proper cities. But these cities have mountains which have immense amount of salt. Do you understand? जी। ठीक है, Yes. perfect. So again, ये areas they are also badly faulted, they are also badly eroded because ये वही areas है जहाँ पे बहुत ऊपर से फ्लड आ रहा होता है। कुछ लेक्स इसमें जो हैं वो सीनिक ब्यूटी, जैसे झेलम जो है दैट इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अगर आप लोग कभी गए हो तो झेलम बहुत प्यारा है, वहाँ पे बहुत सीनिक ब्यूटी है। और ये भी इट इज रिच इन मिनरल्स लाइक रॉक सॉल्ट, ऑब्वियसली सॉल्ट रेंज है तो इट विल हैव रॉक सॉल्ट, इट विल हैव जिप्सम एंड इट विल हैव लाइमस्टोन। फिर ये वाले जो रीजन्स हैं, ये सिटीज जो हैं, दे आर रिच इन नॉन मेटेलिक मिनरल्स। यहाँ पे ऑयल और गैस फील्ड्स हैं। यहाँ पर एक अटैक ऑयल रिफाइनरी भी लोकेटेड है। और यहाँ पे वीट, मेज, बार्ले कल्टीवेट होता है। और यहाँ पे वी हैव अ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन चार सिटीज में। वी हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बिकॉज इसका लैंड, इसका इसके लैंड की बैड टोपोग्राफी है। बाकी जो इन्वायरमेंट वगैरह है वो बड़ा कंड्यूसिव है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना लोग रहते हैं, यहाँ बहुत एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। अच्छा, देन वी हैव द इंडस प्लेन। अब इंडस प्लेन इज नीचे लोकेटेड, यानी इंडस प्लेन में दिखा देती हूँ फिर हम इंडस प्लेन पे बात करते हैं। अम्म, हम्म, 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 इंडस प्लेन। हाँ, तो पीएस से आप नीचे आ जाओ। ये कुछ रिवर्स हैं, ठीक है। अभी ये रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, रिवर्स हम बाद में करेंगे। इन रिवर्स के साथ, यानी ये जो रिवर्स है ना, जब इनकी डिटेल्स कर लेंगे तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये रिवर, ये सारे जो रिवर्स हैं छोटे वाले, ये मिलके बनाते हैं इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर थोड़ा सा हम आगे, फिर उसके साथ इंडस रिवर के साथ जो है उसका प्लेन भी है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, वो जगह जो है वो इंडस प्लेन कहलाई जाती है, ठीक है। ये आपने इंडस प्लेन कहाँ में लेबल करना है, इन रिवर्स के बाद आपने इंडस प्लेन को लेबल करना है, ठीक है। तो ये इंडस प्लेन है और इंडस प्लेन के भी दो एरियाज हैं। एक है एक मिनट, अम, कहाँ गया। सो इंडस प्लेन का हमारा एक नॉर्दर्न पार्ट है और एक साउथर्न पार्ट है, ठीक है। यानी उसका आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये अपर इंडस है और ये लोअर इंडस है। और ये वो एक पॉइंट है जहाँ पे उसको हम अपर या लोअर कहते हैं। सो इंडस प्लेन कहाँ है, इट इज लोकेटेड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ पंजाब, यानी पंजाब साइड पे बहुत ज्यादा इंडस प्लेन एग्जिस्ट करता है। जो उसके ऊपर वाला पार्ट है वो अपर इंडस प्लेन है, जो नीचे वाला है वो लोअर इंडस प्लेन है। आई डोंट नो, अगर मुझे यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अभी हमने कालाबाग एक जगह पढ़ी थी, कालाबाग एक सिटी है, ठीक है। कालाबाग से ऊपर वाला पार्ट इज अपर इंडस एंड कालाबाग से नीचे वाला पार्ट इज लोअर इंडस, ठीक है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, जस्ट टेलिंग यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बाय पंजनट द फाइव ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस ज्वाइन। पंजनट एक जगह है, मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर 5 रिवर्स आ रहे थे, ठीक है। सो वो जो 5 रिवर्स जब कंबाइन होते हैं ना,
वो कंबाइन होते हैं पॉइंट पर, ठीक है। ये 4 रिवर्स हैं जो कि कंबाइन होते हैं पंजनट पर। दिस इज अ रीजन पंजनट। और ऊपर से कौन फ्लो होता हुआ रहा है? ऊपर से फ्लो हो रहा है रिवर इंडस, ठीक है। सो दिस इज व्हाई वी कॉल इट पंजनट। पंजनट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ या अ साइट वेयर 5 रिवर्स आर ज्वाइनिंग। सो 4 रिवर्स जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं पंजाब साइड में, और एक रिवर इंडस जो कि ऊपर से आ रहा था फ्रॉम मनसरोवर लेक, ठीक है। सो व्हेन ऑल ऑफ दीज 5 रिवर्स ज्वाइन दे फॉर्म अ रीजन कॉल्ड पंजनट, ठीक है। दे फॉर्म पंजनट। दिस इज अ इंपॉर्टेंट नेम, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। फिर रिवर पंजनट जो है वो कहाँ फ्लो करता है? फ्लो 72 किलोमीटर्स बिफोर ज्वाइनिंग इंडस एट मिठन कोट। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट पंजनट आपको पता होना चाहिए। बिलो मिठन कोट इज सिन इंडस फ्लोज एज अ जाइजेंटिक रिवर टिल इट फॉल्स इनटू रिवर इनटू अरेबियन सी। तो ये जब पंजनट से ये लोग फ्लो करते हैं फ्रॉम मिठन कोट, और फिर ये सिंध में एंटर होते हैं, और सिंध में फिर ये अरेबियन सी में जाके सब गिर जाते हैं, ठीक है। सो इतनी ही बात यू नीड टू रिमेंबर। पंचनट है, पंचनट से ये सब कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होके जो है ये कंबाइन होके ये क्या बनाते हैं? मिठन कोट पर पंचनट वाली साइड पे आते हैं, और फिर मिठन कोट से आगे फ्लो करके अरेबियन सी बनाते हैं। अब आ जाओ टोपोग्राफी ऑफ इंडस प्लेन। इंडस प्लेन एक बहुत अच्छा एक रीजन है जहाँ पर हमारे पास बहुत सारी टोपोग्राफीज एग्जिस्ट करती हैं। एक हमारे पास है वहाँ पे एक्टिव फ्लड प्लेन, एक है ओल्ड फ्लड प्लेन, एक है अलूवियल टेरेस, एक है डुआब। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें से वो आपसे कोई भी चीज़ 1 या 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। So active floodplain is a narrow strip of land on both sides of river. This is your active floodplain. Narrow strip of land, narrow strip of land on both sides of river. कोई रिवर है, यानी ये रिवर इंडस है, ठीक है। रिवर इंडस फॉर एग्जाम्पल, दिस इज रिवर इंडस। रिवर इंडस के साथ देयर इज अ साइट ऑफ लैंड, ठीक है। दिस लैंड is known as active flood plain. These two sides, यानी बीच में you have a river, इसके बराबर में you have land, that land is known as active flood plain. और यहाँ पर और क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? meanders, oxbow lakes and levees are important features of active flood plain. You don't need to remember these features, ठीक है, ये additional information है, but you need to remember कि what is an active flood plain. Active flood plain वो साइड है जहाँ बीच में रिवर है, उसकी 2 साइड पर लैंड है। फिर है ओल्ड फ्लड प्लेन, which is an abandoned channel, meanders, scars and remains of oxbow lakes. This is also, ये इसकी भी definition they won't ask you. They will ask you the definition of active floodplain, but they will ask you to label old floodplain, ठीक है। अभी इस पे will come back, but for old floodplain you can remember कि ये एक abandoned channel है, मतलब यहाँ पे अब कोई एक्टिविटी नहीं है, ना रिवर की है ना लोगों की है। सो दिस इज नाउ अबैंडेंड साइट। फिर अलूवियल टेरेस में आपको ऑलरेडी बताया कि अलूवियल से आपको यू नीड टू रिमेंबर अलूवियम। अलूवियम क्या है? वो नेचुरल अच्छा वाला फर्टिलाइजर। दे आर बार्स ऑफ हायर ग्राउंड बिटवीन रिवर्स फॉर्म बाय इरोजन ऑफ ओल्ड अलूवियम, ठीक है। सो अलूवियल टेरेस वो साइट है जहाँ पे बहुत अच्छा खासा डिपॉजिट है अलूवियम का। देन वी हैव अ डोआब, that is a land located between 2 rivers at confluence, and this favors human activities like farming. So for Doab you need to remember कि Doab में human activities practice होती हैं, यानी वो चीज़ें जो एक एग्रीकल्चर साइट पर हो सकती हैं वो एक डोआब वाली साइट पर होती हैं। आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव द पिक्चर। अगर आप लोगों के पास अपनी बुक है तो वो बुक खोलो, मैं आप लोगों को इसको लेबल करवाती हूँ, बिकॉज द डायग्राम इज नॉट इन द स्लाइड्स, इट इज लेकिन प्रेजेंट इन योर बुक्स। बुक्स हैं आप लोगों के पास? हम्म, जी मेरे पास है। एक मिनट मुझे बुक लाने दो, ब्रिंगिंग द बुक। मैं आपको वो साइट बताती हूँ, क्योंकि इसका आप लोगों से लेबलिंग पूछते हैं, तो यू नीड टू नो द लेबलिंग। मैं बुक लेकर आ रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। To foster equal dialogue that contributes to our leadership, we consider many different questions. But I am interested among the things that सर they show up in the research, scholarship, and teaching as we get ready to take the learning. The Christian faith is consistently या जी। हाँ ईशान बोलो। सर टेस्ट होगा ना अभी? हाँ हाँ होगा होगा। सॉरी। अच्छा,
Page number 21 of your books. Page number 21. Okay, Miss, I have it. विशाल आप भी नोट कर लो बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें Yes. देखो एक बार है एट वेरी टॉप, दैट बार इज नोन एज योर अलुवियल टेरेस, ठीक है। यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर लोग रह सकते हैं, दिस इज अ हायर ग्राउंड, ठीक है। अलुवियल टेरेस ऊपर है, बिल्कुल टॉप पर है। उसके साथ यू हैव अ स्कार्प। स्कार्प क्या है? स्कार्प इज अ स्लोप। इसको अपने पास लेबल कर लो। व्हाट इज अ स्कार्प? स्कार्प इज नथिंग बट अ स्लोप। सो अलुवियल इज द रीजन जहाँ पे लोग रह सकते हैं, स्कार्प इज अ स्लोप। देन उसके एडजेसेंट वी हैव द ओल्ड फ्लड प्लेन। ओल्ड फ्लड प्लेन क्या है? जो कि बिल्कुल ड्राइड है, अबैंडेंड है, ठीक है। ये आपको लेबल करना आना चाहिए, इसका कोई काम नहीं है। दिस इज अ ड्राई अबैंडेंड लैंड एंड इसके साथ वी हैव द एक्टिव फ्लड प्लेन। ये लेबलिंग्स दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स, ठीक है। और फिर एक्टिव फ्लड प्लेन आपको बताया था कि ये वो रीजन है जो कि लैंड के बीच में, यानी लैंड वो रिवर बीच में होता है और उसके साथ एक्टिव फ्लड प्लेन होता है। और फिर एक छोटी सी जो है वो आपके पास एक छोटा सा आपको रीजन नजर आ रहा होगा जो कि हिल टाइप बना रहा है, वो जो है वो आपके लीवीज होते हैं। और लीवीज के साथ आपका रिवर होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये डायग्राम आपसे लेबलिंग के लिए पूछी जाती है। इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी लेबलिंग एग्जैक्टली ऐसे आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये रीजन जो है वो आपको इंडस प्लेन में मिलते हैं। यू अंडरस्टैंड? जी। जी। Miss, I think I have a different book because जो आपने कुछ जो भी बताया ना वो मेरी बुक में नहीं है. ओके, मैं आपको फिर इसकी पिक्चर भेजती हूँ आप लोगों के ग्रुप्स पे। एक मिनट है Okay, मुझे। thank you. ओके, सो वी हैव टू ग्रुप्स। अच्छा, एक मैंने माफिया का ग्रुप है एंड देन वी हैव ईशान का ग्रुप। ओके, ठीक है। ताहा प्लीज सेंड कर दीजिएगा ताकि ये ताहा। ओके, परफेक्ट। चलो फिर आ जाओ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इंडस प्लेन। अच्छा देखो, इंडस प्लेन एक बहुत अच्छा रीजन है, ठीक है। जितने भी अभी तक हमने पढ़े ना उसमें इंडस प्लेन इज ऑन टॉप। वाई? बिकॉज ये एक बहुत प्रोडक्टिव रीजन है। क्यों प्रोडक्टिव है? क्योंकि एक ऐसा इन्वायरमेंट है यहाँ पे कि लोग यहाँ इजीली आके रह सकते हैं। यहाँ पे सेटलमेंट हो सकती है लोगों की, फार्मिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एक तो रिवर्स इतने सारे हैं ना। अब रिवर्स हैं तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो सकता है, इरिगेशन बहुत अच्छी हो सकती हैं। सो दिस इज वाई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडस प्लेन की बहुत आसान है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है, यहाँ पे रोड्स अच्छी हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई होती है। अनलाइक बलोचिस्तान प्लेटू जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज तक नहीं है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंक्लूडिंग नेचुरल गैस। तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत एडवर्स है। फिर आपसे कभी कभी पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन अपर वर्सेस लोअर इंडस प्लेन। सो अपर इंडस इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडस प्लेन और ये इट्स लोकेटेड इन साउथर्न पंजाब। देन रिवर इंडस एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज फ्लो हेयर। और जबकि लोअर इंडस के बाद, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पंजनट एक साइड है, राइट। पंजनट पर दीज 5 rivers आर कमिंग इन, देयर ज्वाइनिंग टुगेदर। So we have 4 rivers coming from this side, and then we have actual river Indus, which is flowing from northern mountains, and then it joins it um, पंचनट, ठीक है। सो इसके पंचनट के ऊपर वी हैव अपर इंडस प्लेन। सो हम ये कहते हैं कि रिवर इंडस के साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, बट राइट आफ्टर पंचनट इट कंबाइंस एंड देन इट बिकम्स द ओनली अलोन रिवर, राइट। सो दैट रिवर इज ओनली रिवर इंडस और वो आपका लोअर इंडस प्लेन में होता है, ठीक है। सो अपर अबव पंचनट वी से कि इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं,
लेकिन लोअर इंडस में आते आते वो अकेला बह रहा होता है, और फिर इट्स आइडियल फॉर एग्रीकल्चर विद अ नेटवर्क ऑफ लिंक कैनाल इरिगेशन। फिर अलूवियल टेरेसेस हैं यहाँ पे, इसकी टोपोग्राफी का पार्ट है। और रिवर इंडस यहाँ पे अलोन फ्लो कर रहे हैं, लोअर इंडस। फिर डिपोजिशन इज द मेन फंक्शन ऑफ रिवर इंडस, आइडियल फॉर एग्रीकल्चर with irrigation. So both of them are ideal for agriculture and irrigation क्योंकि अच्छा सप्लाई ऑफ वाटर आ रहा होता है. Then at last we have desert areas. डेजर्ट एरियाज जो हैं वो 3 जगहों पे लोकेटेड हैं. वी हैव 3 मेजर डेजर्ट्स इन पाकिस्तान. नंबर 1 इज थल, नंबर 2 इज थर एंड नंबर 3 इज खारान. ठीक है. तो थल जो है ना, इट्स लोकेटेड इन पंजाब. थर इज लोकेटेड इन सिंध. एंड देन खारान इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान. सो इसका भी आई एम सेंडिंग यू अ पिक्चर क्योंकि इसकी भी लेबलिंग आती है. ओह बट आई हैव अ पिक्चर. परफेक्ट. ठीक है. सो इसकी पिक्चर बहुत आसान है. खारान डेजर्ट जो है ना वो डायनासोर की टेल के बाद एग्जिस्ट करता है. ठीक है. जो खारान डेजर्ट है वो डायनासोर की टेल के बाद एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे वी हैव द बलूचिस्तान प्लेटू. ठीक है. व्हाई इज माय पेन नॉट वर्किंग? ये देखो, ये डेजर्ट एरिया हो गया टेल के बाद, एंड देन टेल के बिल्कुल साथ आगे आके बलूचिस्तान प्लेटू है. ठीक है. दिस इज द बलूचिस्तान प्लेटू. फिर सिंध में वी हैव द थर डेजर्ट. ठीक है. वी हैव द थर डेजर्ट. सो ये सिंध का रीजन है जिसमें थर का डेजर्ट है. फिर थर से ऊपर थर की एक और डिवीजन है विच इज नोन एज अ छोलिस्तान. ठीक है. थर के ऊपर वी हैव अनदर सब डिवीजन दैट इज नोन एज छोलिस्तान. सो दिस इज थर, दिस इज छोलिस्तान. एंड पंजाब साइड पे वी हैव थल. सो थोड़ा सा आर और एल का डिफरेंस है, बट थर इज इन सिंध, थल इज इन पंजाब. इसकी इसकी लेबलिंग आनी चाहिए. इसकी लेबलिंग भी पेपर में पूछी जाती है. देन डेजर्ट एरियाज दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर. बहुत मुश्किल जगहें हैं, लोग बहुत मुश्किल से रहते हैं. दे कांट लिव इन द डेजर्ट्स. दे डोंट हैव वाटर. नोमैडिक लाइफस्टाइल प्रैक्टिस हो रही होती है. दे हैव अ बैरन लैंड, वेजिटेशन नहीं हो सकती. देन दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डेजर्ट एरिया, सैंड ड्यून्स. ये पूछी जाती है डेफिनेशन. सो सैंड ड्यून समझ लो. देखो, डेजर्ट एरियाज में कभी कभी सैंड उड़ती है. वैसे आप लोगों ने यूजुअली भी देखा होगा, बट सैंड ना उड़ती है. तो सैंड अगर उड़ रही हो और उसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, ठीक है, तो होता क्या है कि वो सैंड ड्यून बन जाती है. यानी कोई भी ऑब्स्टिकल इफ इट कम्स इन द pathway ऑफ मूविंग सैंड, दैट विल बिकम अ सैंड ड्यून. ठीक है. सैंड ड्यून बहुत इंपॉर्टेंट है. डेजर्ट एरियाज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सैंड उड़ रही होती है, उसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, वो कंबाइन होकर सैंड ड्यून्स बन जाते हैं. उसका एरिया बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से यहाँ लोग रहते हैं. nomadic lifestyle होता है. And with this we have completed our chapter number 1 of geography. Geography की classes unfortunately slightly longer हुआ करेंगी than the expected time of the class 1 hour. क्यों? क्योंकि geography में there's a lot of detail that we need to cover. History में भी थी, पर ज्योग्राफी में जो है ना हर चैप्टर में बहुत ज़्यादा देर इज अ कंटेंट दैट वी नीड टू डिस्कस. कुछ चैप्टर्स आएंगे बीच में जो कि बहुत छोटे होंगे, तो वो 1 आवर की क्लास में ख़त्म हो जाया करेंगे. जैसे फिशिंग है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, ये बहुत छोटे चैप्टर्स हैं. पर कुछ चैप्टर्स जो है ना वो स्लाइटली बड़े हैं, तो उसकी क्लासेस लंबी हुआ करेंगी. ठीक है. बट यूजुअली क्लासेस हमारी 1 घंटे की होती है. सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? और अगर अभी क्वेश्चंस हैं भी, सो ऐसा करो कि आई सेंड अ स्लाइड, आई एम ट्राइंग टू सेंड द स्लाइड्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, पर पता नहीं क्यों नहीं जा रही है. सो प्रॉबली मैं इसको कुछ करके आप लोगों को भेजती हूँ. सो ये वीकेंड लो, गो थ्रू द स्लाइड्स. ठीक है. मैं कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ. जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास ऑन ट्यूसडे वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस. ठीक है. पास पेपर से हम क्वेश्चंस निकालेंगे, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. तो वो तभी अटेम्प्ट हो पाएंगे जब आप लोग भी थोड़ा सा रिवाइज करके बैठोगे, वरना ये होगा कि सब ब्लैंक होंगे. और अगर उसके बाद कोई उस मतलब इसको स्लाइड्स को रिव्यू करो, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो देन मुझसे जो है ना उस क्लास में, ट्यूसडे क्लास में पूछ लेना. ओके. वाफिया, डू यू अंडरस्टैंड? सब समझ आ रहा है? जी सब समझ आ रहा है. One question though, when's the next class? Like हफ्ते में कौन कौन से दिन में classes होंगी हमारी? ट्यूसडे एंड थर्सडे 8 PM. Okay, सही है. विशाल, सब समझ आ रहा है? जी आ रहा है समझ. ठीक है. कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे उसी वक्त रोक के पूछा करो. ठीक है. क्योंकि मुझे पता नहीं होता, मैं तो बोल रही होती हूँ. अ, वैसे नहीं, कोई सवाल तो नहीं है मेरे. हम्म. वो जीसीआर पे अपलोड करने कुछ पहले. सॉरी, थोड़ा सा जोर से बोलना. जीसीआर पे अपलोड करने कुछ पहले आप हाँ, जो मैं स्लाइड्स पीसीआर पे हैं. मैं
ये स्लाइड्स भेजूंगी बिकॉज ये बहुत हैवी स्लाइड्स हैं, इस पे एनिमेशन बहुत हुई है ना, सो दीज आर वेरी हैवी। मैं इसको फिर जीसीआर पे अपलोड करूंगी बिकॉज व्हाट्सएप पे नहीं जा रही हैं। फिर वाफिया, मैं आपको भी जीसीआर का लिंक अलग, आपका मैं जीसीआर बनाती हूँ तो फिर मैं उसमें अपलोड करके आपको शेयर करती हूँ, ठीक है? ठीक है। चलो जी, ओके, टेक केयर गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।